बुलवाता है और उसे कहता है मैं अपनी एक पर्सनल अटैक फोर्स बनाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी फोर्स को ज्वाइन करो। जिनवू उसे कहता है नहीं। जिनवू साथ ही उठकर खड़ा हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। जिनवू उसे कहता है मैं तो यहाँ पर सुनने के लिए आया था कि तुम मुझसे क्या चाहते हो, लेकिन मेरा कोई इरादा नहीं है तुम्हारी पर्सनल अटैक फोर्स को ज्वाइन करने का। जिनवू से कहता है तुम्हें बस मेरे साथ 20 बार जाना है डंजन के अंदर, प्लीज मेरा ये काम कर दो। मॉन्स्टर्स को मारने पर हमें जो कुछ भी मिलेगा मैं उसमें से तुम्हें तुम्हारा शेयर लाजमी दिया करूंगा। जिनहो से कहता है लास्ट टाइम तुम्हें जरा भी एक्सपीरियंस नहीं हुआ, तुम्हें पता होना चाहिए कि डंजन्स के अंदर हम सिर्फ मॉन्स्टर्स को नहीं मारते बल्कि बाज़ दफा हमें हंटर्स को भी मारना पड़ता है। ये तुम जैसे अमीर बच्चों के खेलने की कोई स्पोर्ट्स नहीं है। मुझे तो लगा था कि इतने सारे हंटर्स को अपने सामने मरता हुआ देखकर तुम दोबारा डंजन में जाने से भी डरोगे, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं तुम पागल तो नहीं होगे या फिर तुम एक गिल्ड मास्टर बनना चाहती हो? जिनहू से कहता है हाँ मैं गिल्ड मास्टर बनना चाहता हूँ और साथ ही वो रोना शुरू कर देता है और जिनहू से कहता है प्लीज मेरी पूरी बात तो सुन लो। जिनहू से कहता है मैंने तुम्हें बता दिया कि मैं गिल्ड मास्टर बनना चाहता हूँ, लेकिन मुझे लाइसेंस रिसीव करने के लिए एक्सपीरियंस की जरूरत है। वैसे तो कोई भी हंटर इस लाइसेंस को रिसीव कर सकता है, लेकिन लाइसेंस के लिए एक शर्त है कि जिस हंटर को ये लाइसेंस इशू किया जाएगा वो 20 बार डंजन के अंदर गया होना चाहिए। एक बार तो मैं तुम्हारे साथ डंजन में जाकर आ चुका हूँ, अब मुझे सिर्फ 19 बार और डंजन में जाना है, फिर मुझे लाइसेंस मिल जाएगा। हाँ उसके लिए मुझे एक रिटन टेस्ट भी देना होगा, लेकिन मेरा ब्रेन बहुत ज्यादा तेज है, मैं वो रिटन टेस्ट पास कर लूंगा, मैं पूरी तरह श्योर हूँ। जिनवू से कहता है मैंने सुना है कि तुम एक बहुत बड़े बाप की औलाद हो जो कि एक आर्किटेक्चर बिजनेस का मालिक है। जिनवू से कहता है हाँ तुमने बिल्कुल ठीक सुना है, मैं ये सब कुछ इसीलिए कर रहा हूँ अपनी कंपनी को हासिल करने के लिए, और ये मेरे डैड के ऑर्डर्स हैं। उन्होंने मुझे कहा है कि मैं एक हंटर गिल्ड क्रिएट करूँ जिससे हमारी कंपनी को बहुत ज्यादा फायदा होगा। साथ ही जिनवू कहता है डंजन्स बहुत ज्यादा डेंजरस जगह होती है, लेकिन डंजन के अंदर से बहुत ज्यादा ट्रेजर निकलता है जिससे आप बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। सिर्फ मैजिक कोर क्रिस्टल्स और माना क्रिस्टल्स ही नहीं बल्कि मॉन्स्टर्स की डेड बॉडीज को हम बिल्डिंग मटेरियल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डंजन में हर चीज हमारी दुनिया में इस्तेमाल हो सकती है, इसीलिए बड़े बड़े बिजनेसमैन और बड़ी बड़ी कंपनियों की यह ख्वाहिश होती है कि वो अपने गिल्ड क्रिएट करें ताकि डंजन से ज्यादा पैसा कमाया जा सके। जिनवू से कहता है मेरे डैड का इरादा है कि वो एक एस रैंक के हंटर को अपने गिल्ड का मास्टर बनाएंगे और मेरा बड़ा भाई उस गिल्ड का वाइस मास्टर होगा। जिनवू से कहता है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इस वक्त पूरे कोरिया में सिर्फ 9 ही एस रैंक के हंटर्स हैं, जिनमें से 8 तो गिल्ड के साथ रजिस्टर्ड हैं। सिर्फ एक ही एस रैंक का हंटर बचता है जिसका नाम मिन बियोंग है, लेकिन वो तो रिटायर हो चुका है। तुमने कहा कि तुम्हारा भाई वाइस मास्टर बनना चाहता है, लेकिन एक एस रैंक के हंटर और तुम्हारे भाई के दरमियान तो बहुत ज्यादा फर्क है। जिनहो से कहता है हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मेरा भाई बहुत ज्यादा टैलेंटेड है लेकिन उसका रैंक लोअर है, इसलिए तो हम उसको गिल्ड का मास्टर नहीं बना सकते, इसीलिए वो एक वाइस मास्टर बनेगा। जिनवू से कहता है मुझे लगता है कि शायद तुम वाइस मास्टर बनना चाहते हो, इसलिए तुम इन डंजन्स के अंदर जाकर एक्सपीरियंस हासिल करना चाहते हो ताकि उसके बाद तुम अपने फादर को मना सको कि वो तुम्हें वाइस मास्टर बना दे। जिनवू से कहता है हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, वैसे भी तुम एक फॉल्स रैंकर हो और तुमने अपनी एबिलिटीज को दूसरे से छुपा कर रखा है। अगर तुम्हें इसी तरह अपनी एबिलिटीज को छुपाते हुए डंजन्स के अंदर जाना है तो तुम्हें एक गिल्ड की जरूरत होगी। मैं तुम्हें अपने गिल्ड में शामिल करूंगा जहाँ पर तुम ई रैंक के हंटर बनकर ही डंजन्स के अंदर जा सकते हो। जिनहो सोचता है किसी भी हायर रैंक के हंटर के साथ डंजन के अंदर जाना खतरे से हाली नहीं, मुझे सर के साथ ही जाना होगा। मुझे लगता है शायद इनका रैंक बी है या फिर इससे भी ज्यादा हो सकता है। इन्होंने सी रैंक की डंजन के अंदर एक सी रैंक के बॉस को हराया था और साथ ही 8 सी रैंक के हंटर्स को मारा भी था। अगर मैं दूसरे किसी हंटर के साथ जाता हूँ तो मुझे अपनी जान का डर रहेगा, लेकिन सर पर मैं भरोसा कर सकता हूँ, इसलिए मुझे इन्हीं के साथ जाना है। जिनहो से कहता है अगर मैं तुम्हें ज्वाइन करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? जिनहो अपने पास से कुछ पेपर्स निकालता है और जिनवू के सामने करते हुए कहता है जरा इसे देखो। जिनवू जैसे ही उसे देखता है तो वो बहुत ज्यादा चौंक जाता है। नेक्स्ट सीन सुबह का होता है। जिनवू एक्सरसाइज करने के लिए बाहर निकलता है तो उसकी बहन भी साथ आ जाती है। जिनवू अपनी बहन से कहता है तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो? जिना उसे कहती है मैं भी तुम्हारी तरह एक्सरसाइज करना चाहती हूँ, तुम तो देखो कितनी जल्दी एक्सरसाइज करके इतने लंबे हो गए हो। जिनवू उसे कहता है अच्छा ठीक है पीछे मत रह जाना। फिर वो दोनों रनिंग शुरू करते हैं। भागते हुए जिनवू अपनी बहन से कहता है अगर तुम्हें कहीं से अचानक 3 बिलियन वॉन मिल जाए तो तुम क्या करोगी? उसकी बहन उसे कहती है पता नहीं, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? जिना उसे कहती है हो सकता है मैं अपने लिए एक बड़ा सा घर खरीद लूं या फिर उन्हें बैंक में जमा करवा दूं। जिनवू से कहता है और बाकी के पैसों का क्या करोगी? जिना उसे कहती है पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही। जिना उसे कहती है लेकिन तुमने 3 बिलियन का ही क्यों कहा? क्या कोई बात है जो तुम मुझसे करना चाहते हो? साथ ही जिनवू तेजी से भागना शुरू कर देता है और उसे पीछे छोड़कर आगे चला जाता है। जिना वहीं पर खड़ी हो जाती है और कहती है इसकी स्पीड तो बहुत ज्यादा है, एक हंटर तो हंटर ही है। भागते हुए जिनवू कहता है जिन्हो ने मुझे जो पेपर दिए थे उनके ऊपर 3 बिलियन लिखा हुआ था। जिन्हो एक बिल्डिंग बनाने वाला है जो कि उनके गिल्ड का ऑफिस होगा और वो बिल्डिंग की कॉस्ट 3 बिलियन वॉन होने वाली है और जिन्हो ने कहा था कि इसकी प्राइस इससे भी ज्यादा बढ़ सकती है।
जिन्वू उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि 3 बिलियन वॉन की रकम जिन्वू के लिए बहुत ज्यादा है। जिन्वू जिन्हो से कहता है, सिर्फ 19 बार डंजन के अंदर जाने के लिए तुम्हें इतना महंगा ऑफिस क्रिएट करने की क्या जरूरत है। जिन्हो से कहता है, मेरे लिए ये कोई बड़ी रकम नहीं है, कल को मैं गिल्ड का मास्टर बन जाऊंगा तो इतनी ज्यादा रकम तो मैं आसानी से कमा लूंगा। जिन्हो की ये बात सुनकर वो सोचने में मजबूर हो जाता है। जिन्हो कहता है, अब मुझे क्या करना चाहिए। नॉर्मली मुझे इतने ज्यादा पैसे देखकर मना तो नहीं करना चाहिए। मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि मैं एक बहुत ही यूनिक हंटर हूँ। अगर मैं एक रीअवेकनर भी हूँ, फिर चाहे मैं एक रीअवेकनर ही क्यों ना हूँ, मैं एक स्पेशल रीअवेकनर हूँ। ऐसा कोई भी हंटर नहीं होगा जो कि मॉन्स्टर्स को मारने पर लेवल अप होता है। क्या पता शायद इसी तरह लेवल अप होते हुए मैं एक दिन एस रैंक तक पहुंच जाऊं, या फिर एस रैंक से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाऊं। फिर मैं भी 3 बिलियन आसानी से कमा सकता हूँ। जिन्हो जिन्हो से कहता है, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं तुम्हारे साथ डंजन के अंदर जाऊंगा। जिन्हो से कहता है, मुझे अपनी शर्त बताओ, मैं तुम्हारी सारी शर्तें पूरी करूंगा। जिन्हो जिन्हो से कहता है, मेरी शर्त ये है कि डंजन के अंदर सिर्फ हम दोनों जाएंगे, हमारे अलावा कोई भी नहीं जाएगा। जिन्हो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उसे कहता है, हम लोग सी रैंक की डंजन्स में जाने वाले हैं, क्या आपको लगता है कि सिर्फ हम दोनों मिलकर सी रैंक की डंजन्स को क्लियर कर सकते हैं। जिन्हो से कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक सुना, सिर्फ हम दोनों ही डंजन के अंदर जाएंगे। जिन्हो से कहता है, लेकिन सी रैंक की डंजन के अंदर दाखिल होने के लिए हमारे पास 10 लोग कम से कम होने चाहिए। जिन्हो से कहता है कि मुझे पता है कि 10 लोग होने चाहिए, लेकिन तुम भी पेपर फिल अप कर लेना। बहुत सारे ऐसे हंटर्स हैं जो पैसे लेकर सिर्फ साइन कर देंगे और हम लोग अपने 10 लोगों को पूरे कर लेंगे, लेकिन वो सारे लोग हमारे साथ अंदर नहीं जाएंगे, अंदर सिर्फ हम दोनों जाएंगे। जिन्हो से कहता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है। जिन्हो से कहता है, अगर सिर्फ हम दोनों जाएंगे तो हमारी वजह से किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचेगा। और एक और बात है, इसके बारे में जरा गौर से सोचो, अगर हम दोनों 19 रेड्स को कंप्लीट कर लेते हैं, 19 बार डंजन में जाने के बाद जिंदा बाहर आ जाते हैं, तो तुम अपने डैड को ये बता सकते हो कि तुम्हारे पास कितना ज्यादा एक्सपीरियंस है। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। जिन्हो ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, हाँ ठीक है, मुझे मंजूर है तुम्हारी ये शर्त। चलो ठीक है, मैं जाकर अपने बाकी के 8 टीममेट्स का बंदोबस्त करता हूँ। फिर हमारा सीन फिर से प्रेजेंट में आ जाता है। जिन्हो अभी भी रनिंग कर रहा होता है। जिन्हो जल्दी से वहीं पर रुक जाता है और कहता है, मैंने तो 10 किलोमीटर भागना था, लेकिन मैंने 11 किलोमीटर भाग लिया, क्योंकि मैं अपनी सोचों में गुम था, इसलिए मुझे ध्यान नहीं रहा। साथ ही वो पीछे अपनी सिस्टर की तरफ देखता है और कहता है, आखिर अब ये जीना कहाँ रह गई। जिन्हो अपनी विंडो की तरफ देखता है और कहता है, मैंने अपनी 10 किलोमीटर की दौड़ को कम्प्लीट कर लिया है, लेकिन यह 11 किलोमीटर क्यों शो कर रहा है। जिन्हो कहता है, अच्छा ठीक है, मुझे अभी भी अपनी बहन का इंतजार करना है, तो क्यों ना मैं बाकी की एक्सरसाइज भी कर लूं। क्या पता 100 से ज्यादा पुशअप्स और चिन अप्स करने से मेरा लेवल अप हो जाए। फिर वो 20 मिनट तक वहीं पर एक्सरसाइज करता है। एक्सरसाइज करने के बाद वो अपनी विंडो की तरफ देखता है और कहता है, ये सारे स्टैट्स तो 200 से आगे नहीं बढ़ रहे, इसका मतलब इसकी एक लिमिट है। पहले ये 100 तक थे और अब ये 200 पर चले गए हैं। अब अगर मैं 200 किलोमीटर तक नहीं भाग सकता तो क्यों ना मैं 20 किलोमीटर भागता हूँ। और वो साथ ही फिर से भागना शुरू कर देता है। उसी वक्त जीना भी पीछे पहुंच आती है और उसे कहती है, ब्रदर तुम कहाँ पर जा रहे हो, मैं अभी अभी यहाँ पर पहुंची हूँ। नेक्स्ट सीन फिर से अमेरिका का होता है, जहाँ पर डांगसू का भाई डांगसू है। डांगसू की सेक्रेटरी लोला उसके पास आती है। डांगसू फोन सुन रहा होता है और उस बंदे से कह रहा होता है, मुझे उन दोनों हंटर्स जो कि उस डंजन से जिंदा बाहर आए हैं, उनकी सारी इन्फॉर्मेशन फैक्स कर दो। साथ ही डांगसू लोला से कहता है, लोला मुझे तुमसे कुछ पूछना है, क्या मैं पूछ सकता हूँ। लोला उसे कहती है, आप कुछ भी पूछ सकते हैं। डांगसू उसे कहता है, अगर मैं कोरिया में किसी को मार देता हूँ तो यहाँ अमेरिका में मेरे साथ क्या होगा। लोला डांगसू से कहती है, क्योंकि आप अमेरिका के एस रैंक हंटर हैं, इसलिए अगर आप कोरिया में किसी को मार देते हैं तो आपका ट्रायल अमेरिका में होगा और यहाँ पर जजेस के साथ निगोशिएशन करने से सारा मसला हल हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। डांगसू कहता है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, कुछ कमीनों ने मेरे बड़े भाई को कोरिया में मार दिया है, मैं उन दोनों को अपने हाथों से मारना चाहता हूँ। और साथ ही वो अपने मोबाइल को भी अपने हाथ में ही तोड़ देता है। डांगसू सोचना शुरू कर देता है और कहता है, मेरे भाई के पास 8 मेंबर्स थे, टोटल 10 लोग अंदर गए थे, जिनमें से सिर्फ 2 ही बाहर आए। जो 2 लोग बचे हैं उनमें से एक डी रैंक का हंटर है और ई रैंक का हंटर है। मेरा बड़ा भाई बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि कमजोर लोगों की वजह से अपनी जान को खतरे में डाल दे, और वैसे भी वो दोनों सिर्फ फार्म फिलिंग के लिए थे। उन दोनों के पास इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। मुझे लगता है कि उन्होंने कोई ट्रैप सेट किया होगा, जिसकी वजह से उन्होंने उन सबको अंदर जाकर मार दिया। डांगसू लोला से कहता है, मुझे जल्दी ही कोरिया जाना है, जल्दी से मेरे शेड्यूल को क्लियर कर दो, मुझे कोरिया जाना है। लोला उसे कहती है, लेकिन आप अभी नहीं जा सकते, अगर आप चले गए तुम्हारे गिल्ड का क्या होगा। डांगसू से कहता है, अच्छा ठीक है, मुझे बताओ मेरे शेड्यूल में फ्री टाइम कब है। लोला उसे कहती है, 2 हफ्ते के बाद। डांगसू से कहता है, चलो ठीक है, 2 हफ्ते के बाद मेरे शेड्यूल को बिल्कुल क्लियर कर दो, मुझे कोरिया जाना है। लोला उसे कहती है, क्या आपको वाकई में ऐसा करना चाहिए। डांगसू से कहता है, फिलहाल तो मैं पूरी शिद्दत से यही करना चाहता हूँ, मुझे अपनी भाई की मौत का बदला लेना है। बस मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे वहाँ पर पहुँचने से पहले वो दोनों किसी डंजन में मारे न जाए। उन्हें मैं अपने हाथों से मारूंगा और उसके हाथ में फैक्स किए हुए जो पेपर होते हैं उनके ऊपर एक जिन्हो की पिक्चर होती है और एक पर जिन्हो की पिक्चर होती है,
और यहीं पर हमारी एपिसोड 11 का पहली बार इस्तेमाल की थी एक इंस्टेंट डंजन क्रिएट करने के लिए। जिन्हू कहता है मैंने सुबह एक्सरसाइज ज्यादा कर दी थी जिसके रिवार्ड के तौर पर मुझे ये की मिली है। इस आइटम की क्लास एस रैंक है। जिन्हू कहता है मुझे तो लगा था कि मुझे कोई अच्छा सा इनाम मिलेगा, लेकिन मुझे ज्यादा एक्सरसाइज करने के बदले में ये एक की मिली है जो कि इंस्टेंट डंजन की है। जिन्हू कहता है मुझे लगता है कि एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करने की वजह से मुझे इनाम मिलता है। रिवार्ड के तौर पर मेरे पास दो ऑप्शन थे, एक कर्स मैजिक बॉक्स का और एक ब्लेस मैजिक बॉक्स का, और मैंने ब्लेसिंग वाले मैजिक बॉक्स को चुना जिसमें से ये इंस्टेंट डंजन की निकली। अब जबकि मेरे पास ये की है तो मुझे अंदर जाना ही होगा। जिन्हू उस की को इस्तेमाल करता है तो सामने एक बड़ा सा दरवाजा ओपन हो जाता है। जिन्हू उस डंजन के दरवाजे को पार करता हुआ अंदर चला जाता है। जिन्हू कहता है अगर ये की एस रैंक की है तो हो सकता है कि ये डंजन भी एस रैंक की हो और इसके अंदर सारे मॉन्स्टर्स भी एस रैंक के हों, और अगर ये वाकई में एक एस रैंक की डंजन है तो इसका मतलब मेरे यहाँ बचने की चांसेस बिल्कुल 0 है। लेकिन अभी तक ये बात कंफर्म नहीं है। अगर वो की एस रैंक की है तो ये डंजन भी एस रैंक की होगी। अगर ये डंजन वाकई में एस रैंक की निकलती है तो मेरे पास एक हार्ट स्टोन है जो कि मैंने लास्ट टाइम डंजन में इस्तेमाल नहीं किया था। अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं अपने हार्ट स्टोन को इस्तेमाल करते हुए यहाँ से निकल जाऊंगा। लेकिन फिलहाल मुझे छोटे मॉन्स्टर्स का सामना करना होगा ताकि मुझे पता चल सके कि मेरा रैंक कितना ज्यादा हाई हो चुका है और मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, क्योंकि बहुत ही जल्दी मुझे जिन्हू के साथ सी रैंक की डंजन्स में जाना होगा, जिसके लिए मुझे अपनी स्ट्रेंथ का अंदाजा होना जरूरी है। जिन्हू जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो सामने से एक 3 मुंह वाला बड़ा सा बीस्ट निकलता है जो कि हेल गेट कीपर होता है, जिसका नाम साइबरस होता है। जिन्हू उसकी तरफ देखता है और कहता है मैं पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ, मुझे ऐसी जगह पर अपनी जान नहीं देनी, मैं इसको मारकर यहीं पर लेवल अप होऊंगा। जिन्हू कहता है लेवल अप होने के लिए ये सबसे बेहतरीन रास्ता है कि मुझे इंस्टेंट डंजन्स के अंदर जाते रहना चाहिए। और साथ ही जिन्हू कहता है कि बी रैंक के बाद डंजन की डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए पास्ट में बहुत ही कम एस रैंक की डंजन्स ओपन हुई है। जेजू आइलैंड पर एक दफा एस रैंक की डंजन ओपन हुई थी और हंटर्स उस डंजन को क्लियर नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से उसका गेट पूरा खुल गया और मॉन्स्टर्स ने पूरे जेजू आइलैंड को वेस्टलैंड बना दिया। अब वहाँ पर कोई भी इंसान नहीं रह रहा, वहाँ पर हर तरफ मॉन्स्टर्स ही मॉन्स्टर्स हैं। सारे एस रैंक के हंटर्स मिलकर अगर टीम बनाकर भी वहाँ पर जाए तो मुझे नहीं लगता कि वो उस डंजन के मॉन्स्टर्स को क्लियर कर पाएंगे। कोरिया में इस वक्त जितने भी हंटर्स हैं उन सबको मिलाकर भी हम लोग किसी एस रैंक के डंजन को क्लियर नहीं कर पाएंगे। और इस वक्त जितना रैंक मेरा है या मैं जितना स्ट्रॉन्ग हूँ, मुझे एस रैंक के डंजन में हरगिज नहीं जाना चाहिए। और साथ ही जिन्हू और साइबरस के दरमियान फाइट शुरू हो जाती है। उसी वक्त जिन्हू के पास एक विंडो ओपन होती है जिसमें उसे कहा जाता है कि तुम्हारे टाइटल के मुताबिक जब कोई वुल्फ स्लेयर है, तुम्हारा बफ एक्टिवेट हो गया है। साथ ही जिन्हू अपने स्प्रिंट के स्किल को भी एक्टिवेट करता है और अपनी स्पीड को इंक्रीज करता है और साइबरस पर चारों तरफ से अटैक करता है। थोड़ी ही देर के बाद जिन्हू अपने ब्लड लस्ट स्किल को भी एक्टिवेट करके चेक करता है, लेकिन साइबरस बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, वो उसके ब्लड लस्ट इफेक्ट को कैंसिल कर देता है। जिन्हू कहता है मेरे बहुत सारे स्किल्स इसके सामने काम नहीं कर रहे, इसका मतलब ये बहुत ही हायर रैंक का मॉन्स्टर है। जिन्हू कहता है इसके ऊपर मेरे अटैक्स काम नहीं कर रहे, हालांकि ये एक बीस्ट टाइप का मॉन्स्टर है और बीस्ट टाइप के सामने मेरे सारे स्टैट्स 40% बढ़ जाते हैं। जिन्हू कहता है अब मुझे कोई भी डाउट नहीं रहा, मुझे लगता है कि ये वाकई में एक एस रैंक की डंजन है। उसी वक्त जिन्हू के पास एक विंडो ओपन होती है जिसमें उसे वार्निंग दी जाती है कि साइबरस अपना रैथ मोड इस्तेमाल करने वाला है और उसका ये रैथ मोड 3 मिनट तक रहेगा। साइबरस अपनी पावर को रिलीज करते हुए जिन्हू की तरफ आगे बढ़ता है। जिन्हू जंप करते हुए उसके सर के ऊपर अपना हंजर मारता है, लेकिन साइबरस के सर पर उसका कुछ भी असर नहीं होता। जिन्हू जल्दी से उसके सर से नीचे की तरफ जंप करता है, लेकिन साइबरस आगे बढ़कर उसके कंधे पर काट लेता है और जिन्हू दूर जाकर दीवार के साथ गिरता है और उसकी एचपी लेवल कम होना शुरू हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता उसका एचपी लेवल 411 पर आ जाता है। क्योंकि जिन्हू का बहुत ज्यादा ब्लड बह रहा होता है, इसलिए सिस्टम उसके एक स्किल को अपने आप एक्टिवेट कर देता है। जिन्हू कहता है ये सिस्टम तो मेरी बहुत ज्यादा मदद कर रहा है, ऐसी सिचुएशन में भी ये मुझे बचा कर रख रहा है, तो इसका मतलब ये सिस्टम नहीं चाहता कि मैं मर जाऊं। जिन्हू कहता है मैं ये कर सकता हूँ, मैं इस मॉन्स्टर को हरा सकता हूँ। जिन्हू अपने रिवार्ड वाली विंडो में जाता है और रिकवरी स्टैट को सिलेक्ट करते हुए अपने आप को दोबारा हील कर लेता है। हील होने के फौरन बाद जिन्हू जंप करते हुए साइबरस के एक सर के दांतों को पकड़ लेता है। जिन्हू ने ऊपर से और नीचे से उसके दांतों को पकड़ा होता है और साथ ही उसे घुमाते हुए उसके सर को मोड़ देता है, जिससे साइबरस का एक सर मर जाता है। और फिर जंप करते हुए दूसरे सर की आंख में अपना डैगर मारता है और फिर वहां से भी जंप करते हुए तीसरे सर के ऊपर जाकर अपना हंजर जोर से मारता है, जिसके साथ ही साइबरस जमीन के ऊपर धड़म करके गिर जाता है। थोड़ी देर के बाद जिन्हू के पास एक विंडो ओपन होती है जिसमें उसे कहा जाता है कि तुमने हेल के गेट कीपर साइबरस को मार दिया है, और साथ ही एक और विंडो ओपन होती है जिसमें उसे 4 बार लेवल अप कहा जाता है। जिन्हू साइबरस से कहता है तुम्हारे साथ फाइट करने की वजह से अब मुझे पता चल चुका है कि मेरे पास कितनी स्ट्रेंथ है। अभी मैं इस डंजन के बॉस से फाइट नहीं कर सकता, अभी के लिए मुझे वापस जाना होगा। वहीं पर सामने एक दरवाजा होता है जिसके पीछे शायद बॉस हो सकता है। जिन्हू कहता है अभी के लिए मैं वापस जाता हूँ, जब मैं स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा फिर मैं वापस आऊंगा। साइबरस को मारने पर जिन्हू को रिवार्ड के तौर पर 3 चीजें मिलती है। सबसे पहले नंबर पर उसे एक नेकलेस मिलता है और दूसरे नंबर पर उसे सामने वाले दरवाजे की चाबी मिलती है।
जो कि उसे साइबरस को मारने पर ही मिल सकती थी। और तीसरे नंबर पर एक बेकार सा दांत मिलता है, जैसा कि इंस्टेंट डंजन में वुल्फ मॉन्स्टर्स को मारने पर मिलता था। फिर जिन्वू अपने हार्टस्टोन को इस्तेमाल करते हुए उस डंजन से बाहर आ जाता है। नेक्स्ट सीन एक कैफे का होता है, जहाँ पर एक आदमी बैठा होता है, उसके सामने एक और आदमी बैठा होता है जो कि एक हंटर होता है, और साथ में वो हंटर एक पुलिस वाला भी है। वो हंटर उस शख्स से कहता है, तुमने मुझे यहाँ पर किस लिए बुलाया है? वो शख्स हंटर से कहता है, मैंने सुना है कि डंजन के अंदर जो कुछ भी होता है वो सब कुछ डंजन के अंदर ही रहता है, बाहर वालों को कुछ भी पता नहीं चलता कि डंजन के अंदर क्या हुआ। हंटर उसे कहता है, तुम डंजन के अंदर ऐसा क्या करवाना चाहती हो? उसी वक्त वो शख्स पैसों से भरा हुआ एक बैग टेबल के ऊपर रखता है और हंटर से कहता है, इस बैग के अंदर 20 बिलियन वोन है। मुझे लगता है कि तुम मेरी बात को समझ सकते हो। मैं इतने सारे पैसों से तुम्हारे से क्या करवाना चाहता हूँ। साथ ही वो अपना सर झुका लेता है और हंटर से कहता है, प्लीज हंटर, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, मेरे लिए उन सालों को मार डालो। वो हंटर उस शख्स से कहता है, चलो ठीक है, लेकिन तुम्हें मुझे 10 बिलियन एक्स्ट्रा देने होंगे, क्योंकि हमारे साथ और भी ज्यादा हंटर्स जाएंगे, मुझे उन सबको भी मारना पड़ेगा। क्या तुम और ज्यादा पैसे अरेंज कर सकते हो? मेरे लिए उन सारे हंटर्स को मारना बिल्कुल कीड़े मकोड़ों की तरह है, लेकिन उसके साथ और भी बहुत सारे हंटर्स हमारे साथ जाएंगे, मुझे उन सबको भी मारना पड़ेगा ताकि कोई बाहर आकर ना बता सके। वो शख्स उसे कहता है, क्या तुम इस बात को लेकर सीरियस हो? क्या तुम वाकई में उन सबको भी मारना चाहते हो? हंटर उसे कहता है, जब हम लोग एक बी रैंक के हंटर होते हैं तो हमें बहुत सारे गिल्ड से कॉल्स आती है कि हमारे गिल्ड को ज्वाइन कर लो, लेकिन क्या तुम ये बात जानते हो कि मैंने उन गिल्ड्स को क्यों ज्वाइन नहीं किया? किसी गिल्ड को ज्वाइन करने की बजाय मैं पुलिस डिपार्टमेंट में क्यों चला गया? साथ ही वो हंसते हुए शख्स से कहता है, क्योंकि मुझे मॉन्स्टर्स को मारने से ज्यादा इंसानों को मारना ज्यादा पसंद है, इसीलिए मैं पुलिस डिपार्टमेंट में चला गया। नेक्स्ट सीन एक डोजो का होता है, जहाँ पर मिस्टर सोंग एक हंटर को तलवारबाजी सिखा रहे होते हैं। ये वही मिस्टर सोंग है जो कि फर्स्ट एपिसोड में आए थे, और उनसे जो तलवारबाजी सीख रहा है वो उनका स्टूडेंट है जो कि एक एस रैंक का हंटर है, लेकिन अभी उसके बारे में कुछ भी नहीं बताते और ना ही उसका चेहरा दिखा रहे हैं। ट्रेनिंग खत्म करने के बाद एस रैंक का हंटर उसे कहता है, मास्टर आप तो अभी भी बहुत ज्यादा स्किल्ड है। मिस्टर सोंग उसे कहते हैं, तुम कैसी बात कर रहे हो? मेरी बॉडी बूढ़ी हो चुकी है, अगर मैं मुसलसल ट्रेनिंग ना करता रहूं मैं तो बिल्कुल बेकार हो जाऊंगा। और वैसे भी ये तो तुम्हारी मेहरबानी है कि तुम अपनी फुल स्ट्रेंथ इस्तेमाल नहीं करते, वरना एक एस रैंक के सामने मेरी क्या मजाल के मैं तुम्हें हिट भी कर सकूं। आप सभी को 4th एपिसोड से याद ही होगा कि मिस्टर सोंग का एक बाजू कट जाता है और मिस्टर सोंग काफी अरसे से डंजन के अंदर नहीं गए। मिस्टर सोंग अभी अपने हंटर स्टूडेंट से बात ही कर रहे होते हैं कि उसी वक्त उन्हें गिल्ड से कॉल आती है, उन्हें एक सी रैंक की डंजन में रेड के लिए बुलाया जाता है। मिस्टर सोंग अपने स्टूडेंट से कहते हैं, मुझे जाना होगा। उनका स्टूडेंट उनसे कहता है, मास्टर क्या आप वाकई में रिटायर नहीं होना चाहते? मिस्टर सोंग उसे कहते हैं, तुम्हें किसने कहा कि मैं रिटायर होने वाला हूँ? मेरे पास पता नहीं कितनी जिंदगी बची है, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जितनी भी जिंदगी बची है मैं उसे इस दुनिया के काम ला सकूं। हैरान करने वाली बात तो ये है कि एक एस रैंक का हंटर एक सी रैंक के हंटर से तलवारबाजी सीखने के लिए आया है। क्या तुम्हें भी ये बात हैरान करने वाली नहीं लगती? उनका स्टूडेंट मिस्टर सोंग से कहता है, हाँ ये बात ठीक है कि मैं एक एस रैंक का हंटर हूँ, लेकिन मेरे पास स्किल्स नहीं है जो कि मुझे आपसे मिल सकते हैं। नेक्स्ट सीन में मिस्टर सोंग गली में चलते हुए जा रहे होते हैं और कहते हैं, मुझे गिल्ड की तरफ से एक डी रैंक के डंजन में जाना होगा। मिस्टर सोंग कहते हैं, डंजन के अंदर मॉन्स्टर्स के ऊपर मेरी तलवार काम नहीं करती, क्योंकि अपनी अवेकनिंग के बाद मैं एक मैजिशियन हंटर बना था, लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैं तो एक तलवारबाज था। इतने साल लगाकर मैंने अपनी तलवारबाजी सीखी, लेकिन हीरो बनने के बाद मुझे मैजिक मिल गया। हो सकता है इसके पीछे कोई रीजन हो, लेकिन मुझे अभी तक इसकी रीजन समझ में नहीं आई। मिस्टर सोंग अपनी ही सोचों में गुम चलते हुए जा रहे होते हैं कि उसी वक्त एक हुड पहने हुए लड़का उनके पास से गुजरता है। मिस्टर सोंग कहते हैं, जरा बात सुनो, मुझे लगता है शायद मैंने तुम्हें पहले कहीं पर देखा है। उस लड़के को देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो हमारा जिन्वू होता है। मिस्टर सोंग से कहते हैं, तुम तो बिल्कुल भी पहचाने नहीं चाहते, पहले तो तुम छोटे हुआ करते थे, तुम इतने ज्यादा लंबे कैसे हो गए? सिर्फ चंद ही महीनों में तुम इतने बड़े कैसे हो गए? और साथ ही मिस्टर सोंग को जिन्वू की टांग के बारे में याद आता है कि डंजन के अंदर उसकी टांग कट गई थी। मिस्टर सोंग से कहते हैं, मुझे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन जैसे ही वो उसके पैर की तरफ देखते हैं तो उसकी टांग पूरी सलामत होती है। मिस्टर सोंग से देखकर हैरान हो जाते हैं और उसे कहते हैं, आखिर ये कैसे हुआ? तुम्हारी टांग तो बिल्कुल ठीक है। जिन्वू मिस्टर सोंग से कहता है, आप सबके चले जाने के बाद मैं वहाँ पर बेहोश हो गया था। जब मुझे इस डंजन से बाहर निकाला गया तो मेरे पाँव बिल्कुल सलामत थे और मेरी पूरी बॉडी हील हो चुकी थी। मिस्टर सोंग कहते हैं, आखिर उस डंजन में ऐसा क्या हुआ? लेकिन साथ ही वो हंसते हुए जिन्वू से कहते हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर वाकई में तुम्हारा पैर कट जाता तो तुम्हारे जैसे यंग लड़के के लिए ऐसा तो बहुत ही बुरा होता। मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। जिन्वू मिस्टर सोंग के बाजू की तरफ देखता है। मिस्टर सोंग उसे कहते हैं, तुम्हें इस बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं, मेरी लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही है, मुझे इस बाजू से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता रहा, आखिर तुम्हारा क्या हुआ होगा। वैसे मैंने सुना था कि तुम बच गए हो, लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा था और आज तुम्हें देखकर भी यकीन नहीं आ रहा। मिस्टर सोंग जिन्वू से कहते हैं, कहीं तुम भी उस डंजन में जाने के लिए तो नहीं आए? कहीं तुम्हें गिल्ड से मैसेज तो नहीं आया?
जिन्वू मिस्टर सॉन्ग से कहता है, हाँ मुझे भी गिल्ड की तरफ से मैसेज आया है, क्या आपको भी मैसेज आया है? वो दोनों डंजन वाली साइड पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर 3 लोग पहले से मौजूद होते हैं। जैसे ही वो उन तीनों के करीब जाते हैं तो मिस्टर सॉन्ग कहते हैं, ये तो बहुत ही अमेजिंग दिन है, आज तो सारे लोग यहीं पर मौजूद हैं। ये सारे वही लोग हैं जो उस दिन डंजन में से बच गए थे। मिस्टर किम और जूही दोनों भी वहीं पर होते हैं। जूही जिन्वू को देखकर हैरान हो जाती है, जबकि जिन्वू को मिस्टर किम को देखकर गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि मिस्टर किम उन्हें मरने के लिए वहाँ पर छोड़कर भाग गए थे। फिर वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं, ये तो वाकई में एक कोइंसिडेंस है कि उस डंजन के वाकये से जिंदा बचने वाले हम सारे लोग दोबारा से एक साथ डंजन में जाने वाले। जूही जिन्वू से कहती है, मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन तुम मुझे कभी मिले ही नहीं, तुम डंजन में भी नहीं आए। जूही आगे बढ़ती है और जिन्वू से कहती है, तुम्हारा कद तो काफी ज्यादा लंबा हो चुका है, इतने महीनों में तुम इतने ज्यादा कैसे बढ़ गए, और तुम्हारी टांग कैसी है? जैसे वो उसकी टांग की तरफ देखती है तो वो हैरान हो जाती है और कहती है, तुम्हारी टांग तो हील हो चुकी है। जिन्वू अभी जूही को उस बारे में बताने लगता है। उसी वक्त सामने आकर एक गाड़ी रुकती है और उसमें से 3 क्रिमिनल्स निकलते हैं। वो निकलते ही इन दोनों से कहते हैं, यहाँ पर तो एक रोमांटिक सीन चल रहा है, क्या यहाँ पर कोई मूवी या ड्रामा बनने वाला है? यहाँ पे ट्रेंड बदल चुका है, अब हंटर्स भी एक दूसरे को डेट करने लगे हैं। उनके साथ एक ऑफिसर भी होता है, ये वही बी रैंक का हंटर है जिसने पैसे लिए थे। वो उनसे कहता है, अपनी बकवास बंद करो, तुम लोग यहाँ पर पिकनिक पर नहीं आए। उनमें से एक क्रिमिनल आगे बढ़ता है और जूही के पास से गुजरते हुए उसे कहता है, डंजन के अंदर हमारा भी ख्याल रखना। मिस्टर सॉन्ग भी हैरान होकर कहते हैं, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, ये क्रिमिनल्स यहाँ पर क्यों हैं? उसी वक्त गिल्ड की तरफ से एक लड़का आता है और उनसे कहता है, मुझे माफ कर दे, मैं लेट हो गया। मिस्टर सॉन्ग उसे कहते हैं, पहले मुझे बताओ यहाँ पर चल क्या रहा है? वो लड़का मिस्टर सॉन्ग से कहता है, ये तीनों क्रिमिनल्स भी आज की रेड में तुम लोगों के साथ डंजन के अंदर जाएंगे। मिस्टर सॉन्ग ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसे कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है क्या हम क्रिमिनल्स के साथ रेड पर जाएंगे? वो लड़का मिस्टर सॉन्ग से कहता है, चाहे वो क्रिमिनल्स हैं, लेकिन वो है तो हंटर्स ही, और ऐसा तो पहले भी बहुत बार हो चुका है कि ऐसे हंटर्स जो कि क्रिमिनल्स होते हैं उन्हें डंजन के अंदर भेजा जाता है ताकि उनकी सजा को माफ किया जा सके या फिर उनकी सजा को कम किया जा सके। मिस्टर सॉन्ग उसे कहते हैं, अब इससे बुरा और ज्यादा क्या हो सकता है? वो लड़का उनसे कहता है, प्लीज मेरी बात को समझिए, हमारे इस इलाके में हंटर्स बहुत ज्यादा कम हैं, हमें इन्हीं के साथ काम चलाना होगा। आपको इन क्रिमिनल्स की वजह से परेशान होने की जरूरत नहीं। उनके साथ वो काले सूट वाला बंदा पुलिस डिपार्टमेंट से है, उसका नाम टाइशिक है और वो एक बी रैंक का हंटर है। वो तीनों क्रिमिनल्स सी रैंक के हंटर्स हैं। अगर वो तीनों मिलकर भी उसका मुकाबला करना चाहें तो वो एक बी रैंक के हंटर को नहीं हरा पाएंगे। जिन्वू टाइशी की तरफ देखता है और कहता है, मुझे बहुत ही बुरी फीलिंग आ रही है। साथ ही वो जूही से कहता है, जूही प्लीज तुम इस रेड में हमारे साथ मत आओ। जूही उसे कहती है, क्या तुम जा रहे हो? जिन्वू उसे कहता है, हाँ मुझे जाना होगा। जूही उसे कहती है, अगर तुम जाओगे तो मैं भी जाऊंगी। मिस्टर सॉन्ग सभी की तरफ देख रहे होते हैं और कहते हैं, मुझे लगता है ये हमारी किस्मत है कि हम सबको इन क्रिमिनल्स के साथ इस डंजन के अंदर जाना होगा। फिर वो लोग उस डंजन के दरवाजे के सामने चले जाते हैं। टाइशिक तीनों कैदियों के हाथ खोल देता है। उनमें से एक कैदी उसे कहता है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें हमें थोड़ी सी इज्जत देनी चाहिए? तुम हमें गुलामों की तरह ट्रीट कर रहे हो। टाइशिक उसे कहता है, अपनी बकवास बंद करो। वो उनके हाथ खोलने के बाद मिस्टर सॉन्ग के पास आता है और उन्हें कहता है, मेरा नाम टाइशिक है और मैं मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट से हूँ। ये तीनों क्रिमिनल मेरी निगरानी में रहेंगे, इसलिए तुम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं। अब मुझे बताओ, तुम लोगों में से कौन सा बंदा आज हमारी रेड को लीड करेगा? मिस्टर सॉन्ग उसे कहते हैं, हाँ मैं कर सकता हूँ। मिस्टर सॉन्ग जिन्वू से पूछते हैं, क्या मैं लीडर बन सकता हूँ? तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? जिन्वू उनसे कहता है, नहीं मुझे कोई एतराज नहीं। ये बात सुनते ही मिस्टर सॉन्ग उसके सामने अपना सर झुकाते हैं और कहते हैं, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे एक और चांस देने के लिए। उस दिन डंजन के अंदर मेरी वजह से 11 लोग मारे गए थे, लेकिन तुम्हारी वजह से 6 लोग बचे भी थे। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि वो सब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लेकिन मैं आज अपनी पूरी कोशिश करूंगा तुम सब लोगों को सेफ रखने की। मिस्टर सॉन्ग मिस्टर किम से कहते हैं, मिस्टर किम क्या आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं अगर मैं इस प्लेट को लीड करूं? मिस्टर किम ज्यादा खुश नहीं होते और दूसरी तरफ मुंह घुमा लेते हैं और कहते हैं, जो तुम्हारा दिल करे वो करो। फिर वो सारे लोग डंजन के अंदर चले जाते हैं। डंजन के अंदर उनका सामना गॉब्लिन मॉन्स्टर्स के साथ होता है। वो सारे क्रिमिनल जंगली जानवरों की तरह उन मॉन्स्टर्स पर टूट पड़ते हैं और उन्हें मार रहे होते हैं, जैसे उनको मॉन्स्टर्स को मारने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है। मिस्टर सॉन्ग उनकी तरफ देखकर कहते हैं, मुझे समझ नहीं आ रही इनमें से मॉन्स्टर कौन है, वो गॉब्लिन्स या फिर ये क्रिमिनल्स? उसी वक्त एक गॉब्लिन मॉन्स्टर पीछे से मिस्टर सॉन्ग पर अटैक करता है। मिस्टर सॉन्ग अपनी मैजिक पावर को इस्तेमाल करते हुए उस गॉब्लिन मॉन्स्टर को मार देते हैं। साथ ही 2 गॉब्लिन मॉन्स्टर सामने की तरफ से आते हैं।
मिस्टर सोंग अपनी मैजिक पावर को इस्तेमाल करते हुए सामने की तरफ ही आग को इस्तेमाल करते हुए उनको मार देते हैं। एंट्रेंस पर मौजूद सारे गोबलिन्स को मारने के बाद वो लोग थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। मिस्टर सोंग जिन्वू की तरफ देखते हैं और कहते हैं, जिन्वू तुम तो पहले से काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हो और तुम्हारे हाथ में ये जो हंजर है ये तो बहुत ही स्पेशल है। तुम्हें ये कहाँ से मिला? हम सबको तो तुम्हें डंजन के अंदर हाल ही हाथ आते हुए देखने की आदत हो गई थी, तुम्हारे पास अचानक से डैगर कहाँ से आ गया? जूही भी काफी ज्यादा खुश होती है और जिन्वू से कहती है, मुझे तो तुम्हें एक बार भी हील नहीं करना पड़ा, क्या तुम मार्शल आर्ट सीख रहे हो? जिन्वू से कहता है, नहीं, मैं बस डेली एक्सरसाइज करता हूँ। मिस्टर सोंग अपने आप में सोचते हैं, हालांकि मैंने जिन्वू के साथ मजाक किया है लेकिन ये वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है, पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहा। और मैं सिर्फ इसकी बॉडी की बात नहीं कर रहा, ये तो वाकई में बहुत ज्यादा बदल चुका है। पहले जब ये डंजन के अंदर आता था तब ये बहुत ही डरा हुआ और घबराया हुआ होता था और हमेशा जख्मी होकर बाहर जाता था, लेकिन अब तो देखो ये किस तरह मुस्कुरा रहा है और बहुत ज्यादा रिलैक्स है। जबकि दूसरी तरफ जूही अभी भी कांप रही है, मुझे लगता है कि वो अभी भी डर रही है उन मॉन्स्टर्स की वजह से। हालांकि यहाँ पर सिर्फ गॉबलिन्स हैं, ये अभी भी अपने ट्रॉमा से बाहर नहीं निकली। वो डंजन के एंट्रेंस को क्लियर करने के बाद जैसे ही आगे जाती है, आगे जाकर वो डंजन 3 रास्तों में तब्दील हो जाती है। ताइशिकुन से कहता है, इस डंजन का रैंक लो है, क्यों ना हम लोग 3 ग्रुप्स बना ले, इस तरह हम लोग जल्दी से इस डंजन को क्लियर कर पाएंगे। मिस्टर सोंग ताइशिक से कहते हैं, अच्छा ठीक है, चलो ग्रुप्स बनाते हैं। ताइशिक मिस्टर सोंग से कहता है, मैं तीनों क्रिमिनल्स को लेकर राइट की तरफ जाता हूँ, अगर तुम में से किसी ग्रुप को बॉस का रूम मिलता है तो जल्दी से मेरे पास आ जाना, फिर हम सब लोग मिलकर उस बॉस का सामना करेंगे। जिन्वू अपनी सेंसिबिलिटी को इस्तेमाल करते हुए उन तीनों सुरंगों के अंदर देखता है तो उसे पता चलता है कि बॉस लेफ्ट वाली साइड पर है। जिन्वू मिस्टर सोंग से कहता है, मिस्टर सोंग हमारे ग्रुप को लेफ्ट वाली साइड पर जाना चाहिए। जिन्वू की ये बात सुनकर ताइशिक जिन्वू की तरफ देखता है जबकि जिन्वू ताइशिक की तरफ देखता है। राइट साइड पर वो तीनों क्रिमिनल्स ताइशिक के साथ जाते हैं जबकि सेंटर में मिस्टर किम और दूसरा लड़का जाते हैं और लेफ्ट साइड पर जिन्वू, जूही और मिस्टर सोंग जाते हैं। जिन्वू कहता है, मुझे ये बात पता है कि हम लोग जिस तरफ जा रहे हैं वहीं पर बॉस का रूम है। गोब्लिन्स को मारने से मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला, बॉस को मारकर मुझे कुछ एक्सपीरियंस तो मिलेगा, लेकिन इस वक्त मुझे बॉस से भी ज्यादा कुछ और ज्यादा बुरा महसूस हो रहा है। उन क्रिमिनल्स के साथ जो बंदा है वो बहुत ज्यादा बुरा महसूस हो रहा है। ताइशिक उन तीनों क्रिमिनल्स के साथ अंदर तक चला जाता है। वो तीनों क्रिमिनल्स सारे गोब्लिन्स को मार रहे होते हैं जबकि ताइशिक खड़ा उनको देख रहा होता है और कहता है, क्या इन छोटे गोब्लिन्स को मारने में मुश्किल तो नहीं हो रही? वो क्रिमिनल्स उसे कहते हैं, नहीं, ये तो बहुत ज्यादा आसान है, ऐसे छोटे मोटे गोब्लिन्स तो हमारे सामने कुछ भी नहीं। ताइशिक गोब्लिन्स के बारे में बताता है और कहता है, गोब्लिन्स की पावर लेवल एक अडल्ट इंसान के बराबर होती है जबकि इनके ब्रेन का साइज बिल्कुल एक बच्चे जैसा होता है, इसलिए या तो ये आगे से हमला करते हैं या फिर पीछे से या फिर झुंड बनाकर। बिल्कुल वैसे ही अगर तुम इंसानी बच्चे को एक हथियार पकड़ा दो तो वो भी बिल्कुल गोब्लिन्स की तरह ही बिहेव करेगा। और ये बात भी बिल्कुल सच है कि अगर किसी बच्चे को हथियार पकड़ा दिया जाए तो वो किसी भी इंसान को मार सकता है। मेरी नजर में इंसानों और मॉन्स्टर्स के दरमियान कोई भी फर्क नहीं, मेरे लिए तो दोनों ही कीड़े मकोड़े हैं। ताइशिक क्रिमिनल से पूछता है, क्या तुम लोग बच्चों को मार सकते हो? वो क्रिमिनल्स उसे कहते हैं, ये किस किस्म का सवाल पूछ रहे हो? ताइशिक हंसते हुए उनसे कहता है, हाँ, तुम लोगों ने बिल्कुल ठीक कहा, ये बहुत ही अजीब सा सवाल है। चलो मैं तुम्हें एक और अजीब बात बताता हूँ, इस डंजन के अंदर तुम्हें 100 बच्चों का सामना करना होगा। वो क्रिमिनल उसे कहती है, कहीं तुम पागल तो नहीं होगे, ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? ताइशिक उनसे कहता है, फर्ज करो अगर कोई ऐसे 100 बच्चे आ जाते हैं जो कि तुम्हें मारना चाहते हैं और वो तुम्हें मार कर खा जाएंगे तो तुम क्या करोगे? क्या तुम उन्हें मार डालोगे? वो तीनों क्रिमिनल्स उसे कहते हैं, हाँ, हम लोग उन्हें मार डालेंगे, अपनी जान बचाने के लिए हम लोग कुछ भी करेंगे। ताइशिक उनसे कहता है, तुम्हारा जवाब बिल्कुल ठीक है, तुम्हें अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी करना चाहिए। मैं बिल्कुल ऐसे ही जाकर वापस गिल्ड वालों को रिपोर्ट करूंगा कि तुम तीनों क्रिमिनल्स ने मिलकर बाकी सब पर अटैक करने की कोशिश की और मैंने तुम सब लोगों को मार डाला। नेक्स्ट सीन मिस्टर किम और दूसरे बंदे का होता है। मिस्टर किम कहते हैं, इन गोब्लिन्स को मारना तो बहुत ज्यादा आसान है। दूसरा बंदा कहता है, चलो ये तो अच्छी बात है, मैं चाहता हूँ कि ये डंजन आसानी से क्लियर हो जाए, कुछ भी बड़ा हादसा ना हो। मिस्टर किम कहते हैं, कुछ भी नहीं कहा जा सकता, पहले हम लोग कहते थे कि वीकेस्ट हंटर यानी जिन्वू हमारे साथ डंजन के अंदर जा रहा है तो इसका मतलब डंजन में कुछ भी बुरा नहीं होगा, वो डंजन बहुत ज्यादा वीक है। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं कह सकता क्योंकि उस दिन जिन्वू हमारे साथ था लेकिन हमारे 11 लोग मारे गए। मिस्टर किम कहते हैं, मैंने डिसाइड कर लिया है, इस रेड के खत्म होने के बाद मैं जिन्वू के पास जाऊंगा और अपना सर झुकाकर उससे माफी मांगूंगा। मिस्टर किम दूसरे वाले से पूछते हैं, क्या तुम्हें शर्मिंदगी महसूस नहीं होती क्योंकि तुम भी तो उस डंजन से भाग गए थे?
मुझे लगता है कि हम दोनों को उनसे माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि हम लोग हंटर्स हैं और हंटर होते हुए हमने अपने दोस्तों को उस डंजन में मरने के लिए छोड़ दिया और अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गए। अगर हमें फ्यूचर में इस तरह अपने काम को जारी रखना है तो हमें उनसे माफी मांगना होगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मिस्टर सॉन्ग मुझे माफ करेंगे या फिर जिन्वू मुझे माफ करेगा, लेकिन फिर भी मुझे उनसे माफी मांगनी है ताकि मेरे दिल का बोझ हल्का हो सके। दूसरा बंदा मिस्टर किम से कहता है, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, चलो आगे चलते हैं। हम दोनों यहाँ पर अकेले हैं, हमें बहुत ही एहतियात करना होगी। वो दोनों चलते हुए जैसे ही आगे की तरफ जाते हैं उनके रास्ते मिल जाते हैं और वो दोनों गलती से ताइशिक की तरफ चले जाते हैं। मिस्टर किम जैसे सामने की तरफ देखते हैं तो वो देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। सामने ताइशिक होता है जो कि उन क्रिमिनल से कह रहा होता है, मेरा काम ये था कि तुम्हें जितनी ज्यादा दर्दनाक मौत दे सकूं उतनी ज्यादा दर्दनाक मौत दूं। आखिर इसी काम के तो मुझे पैसे मिले हैं। वैसे भी जब कोई चिल्लाता है मरने से पहले तो मुझे बहुत ज्यादा मजा आता है। ताइशिक ने 2 क्रिमिनल्स को मार दिया होता है जबकि तीसरे वाले को गले से पकड़ रखा होता है। ताइशिक उन दोनों की तरफ देखता है और कहता है, ये क्या, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो, कहीं तुमने सब कुछ देख तो नहीं लिया। और साथ ही ताइशिक अपना हंजर निकाल लेता है और कहता है, अच्छा तो मुझे लगता है कि यहाँ पर हमारे रास्ते मिल रहे हैं। साथ ही वो अपने हंजर को घुमाते हुए तीसरे क्रिमिनल का सर भी काट देता है। ताइशिक कहता है, इसका मतलब बॉस का रूम लेफ्ट वाला है, अब मुझे ज्यादा घूमना नहीं पड़ेगा। अब चूंकि तुम दोनों ने मुझे देख लिया है तो मुझे लगता है कि मुझे अपने प्लान को थोड़ा सा चेंज करना होगा। और क्या मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो जी लास्ट एपिसोड पे हमने देखा था कि ताइशिक उन तीनों कैदियों को मार देता है और साथ में मिस्टर किम और दूसरे बंदे को भी मार देता है। जिन्वू मिस्टर सॉन्ग और जूही के साथ बॉस के रूम की तरफ जा रहा होता है। उसी वक्त उसे महसूस होता है कि बहुत ज्यादा किलिंग इंटेंट महसूस हो रही होती है कि कोई उन्हें मारने के लिए आने वाला है। जिन्वू उनसे कहता है, मुझे कुछ महसूस हो रहा है, यहाँ से जल्दी से निकलो। वो वापस भागना शुरू करते हैं। वो तीनों भी भागते हुए जा रहे होते हैं कि ताइशिक सीधा पहले बी रैंक की हंटर यानी कि जूही पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो जैसे ही अपने नाइफ से जूही को मारने लगता है, जिन्वू पीछे की तरफ मुड़ जाता है और उसके हाथ को पकड़ लेता है। ताइशिक कहता है, ये तो बहुत ज्यादा फास्ट है। जिन्वू से कहता है, तुम क्या करने लगे थे? ताइशिक अपने हाथ को छुड़वाते हुए पीछे की तरफ जंप करता है। ताइशिक कहता है, तुमने मेरे ब्लाइंड अटैक को रोक लिया, तुम्हारे पास कौन सी स्ट्रेंथ है? वाकई में तुम्हारे सेंसेस तो बहुत ज्यादा शार्प हैं। हालांकि मेरे ऑर्डर्स ये थे कि मुझे किसी भी दूसरे हंटर्स के साथ फाइट नहीं करनी, लेकिन मुझे लगता है कि ये बी रैंक की हीलर मेरे रास्ते में रुकावट बन सकती है, इसलिए मैं पहले इसे मारना चाहता हूँ। जूही बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहती है, आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है? ताइशिक उनसे कहता है, मैं तुम तीनों को यहीं पर मारने वाला हूँ, बिल्कुल उन सब की तरह जिनको मैंने पहले मार दिया है। मिस्टर सॉन्ग उसे कहते हैं, तुम तो गिल्ड के मेंबर हो, तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? जिन्वू पीछे की तरफ देखता है। जख्मों में चूर, खून से लथपथ मिस्टर किम बैठे होते हैं। जिन्वू जूही से कहता है, जूही जल्दी से इसको हील करो, यह अभी जिंदा है। जूही डरकर वहीं पर खड़ी होती है। जिन्वू चिल्लाकर उसे कहता है, जल्दी करो, इसे हील करो, क्या तुम्हें आवाज नहीं आ रही? जूही भागती हुई उसके पास जाती है और उसे अपनी मैजिकल पावर से हील करना शुरू करती है। मिस्टर किम उनसे कहते हैं, तुम लोग मुझे नहीं बचा पाओगे, मुझे पता है, मैं मरने वाला हूँ। मिस्टर किम जूही का हाथ पकड़ लेते हैं और उससे कहते हैं, तुम्हें अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी चाहिए, मेरा बहुत ज्यादा ब्लड बह चुका है, मैं नहीं बचूंगा। जिन्वू चिल्लाकर उसे कहता है, मिस्टर किम तुम्हें जीना होगा, तुमने कहा था तुम्हारी फैमिली है, तुम्हें उनके लिए जीना है, उनके लिए ना सही फिर भी तुम्हें जीना होगा। अगर तुम मर गए तो मैं नफरत किससे करूंगा? मिस्टर किम जिन्वू से कहते हैं, मुझे माफ कर दो, मैं वाकई में तुमसे माफी मांगना चाहता था। हालांकि मैंने सोचा था कि रेड के खत्म होने के बाद अपना सर झुकाकर तुमसे माफी मांगूंगा, लेकिन अगर यहाँ पर मैंने अपने सर को नीचे किया तो मेरा ब्लड बहुत ज्यादा बह जाएगा, जिसकी वजह से मैं फौरन मर जाऊंगा और मैं माफी नहीं मांग पाऊंगा, इसीलिए मैं तुम्हें इसी तरह बैठे बैठे माफी मांग रहा हूँ। और साथ ही मिस्टर किम रोते हुए उससे कहते हैं, जिन्वू प्लीज मुझे माफ कर देना, और अपने सर को नीचे झुका लेते हैं, जिसकी वजह से फौरन उनकी मौत हो जाती है। जिन्वू ताइशिक से कहता है, तुमने इसको क्यों मारा? ताइशिक उसे कहता है, मुझे नहीं पता, शायद किसी मॉन्स्टर ने मारा होगा। वैसे मेरी स्टोरी तो ये है कि डंजन के अंदर बहुत सारे मॉन्स्टर्स थे जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल थे, उन्होंने बहुत सारे हंटर्स को मार डाला। पहले तो मैंने यही स्टोरी सोची थी, लेकिन अब मुझे अपनी स्टोरी चेंज करना होगी। मैं बाहर जाकर यही रिपोर्ट करूंगा कि वो तीनों मुजरिम आजाद हो गए थे और अपनी भागने की कोशिश के दौरान उन तीनों ने तुम सब लोगों को मार डाला, और मैं जो कि पहले बॉस के साथ फाइट कर रहा था, जैसे ही मुझे पता चला मैं उन तीनों के पीछे गया और इन तीनों को भी मार डाला। और क्योंकि मैं यहाँ पर एक बी रैंक का हंटर हूँ, वो तीनों सी रैंक के हंटर्स हैं, वो मुझे नहीं मार सकते, इसलिए मैंने अकेले ही बॉस को भी मारा और बाकी सबको मारकर यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा। तुम तीनों को क्या लगता है, बाहर के लोग इस स्टोरी पर यकीन करेंगे या नहीं? जिन्वू उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। मिस्टर सॉन्ग से कहते हैं, ये बहुत पावरफुल है, तुम यहीं पर रुको, मुझे इसका सामना करने दो। मिस्टर सॉन्ग सोचते हैं, ये एक बी रैंक का हंटर है, मेरे जैसे सी रैंक के हंटर से ये तो कभी भी नहीं हारेगा।
और ऊपर से ये एक असैसिन टाइप हंटर है, मैं इसकी स्पीड का मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। लेकिन क्योंकि ये एक असैसिन टाइप है इसलिए इसका डिफेंस बहुत ज्यादा वीक होगा। क्या पता अगर मैं अपने मैजिक से सिर्फ एक ही इस पर हिट कर सकूं तो मैं जीत जाऊं। मिस्टर सोंग आगे बढ़ते हैं और मिस्टर किम की तलवार को उठा लेते हैं और ताइशिक से कहते हैं काफी अरसा हो गया मैंने किसी इंसान के खिलाफ अपनी तलवार नहीं उठाई। मिस्टर सोंग जूही से कहते हैं मुझे एक फिजिकल बफ दो अपनी मैजिकल पावर्स को इस्तेमाल करते हुए। जूही अपनी मैजिकल पावर्स को इस्तेमाल करते हुए मिस्टर सोंग को फिजिकल बफ देती है, लेकिन साथ ही वो ये सोच रही होती है मिस्टर सोंग तो एक मैजिक टाइप है लेकिन ये इस वर्ड का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। ताइशिक भी मिस्टर सोंग से कहता है तुम तो एक मैजिशियन टाइप हो, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरा मुकाबला कर पाओगे। मिस्टर सोंग से कहते हैं मुझे पता है फिजिकल स्ट्रेंथ वाले बफ एक मैजिशियन के ऊपर काम नहीं करते, लेकिन अभी के लिए हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। मिस्टर सोंग कहते हैं मैं इसके सामने बिल्कुल भी बेकार हूँ क्योंकि ये एक असैसिन टाइप है। ये तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक कार के इंजन को एक बाइसाइकिल में इंस्टॉल कर दिया जाए और तेजी से पैडल चलाए जाए। जूही के स्ट्रेंथ बफ की वजह से मैं अपने कंट्रोल खो सकता हूँ, इसलिए अगर मैंने अपनी स्पीड को कंट्रोल नहीं किया तो मैं मर भी सकता हूँ। वो भी अपनी सोच में गुम होते हैं कि उसी वक्त ताइशिक आगे बढ़ता है और उन पर अटैक करता है। मिस्टर सोंग अपनी तलवार को सामने करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करते हैं। ताइशिक उनसे कहता है ये तो बहुत ही नॉर्मल सी बात है कि एक असैसिन टाइप का हंटर एक मैजिशियन टाइप के हंटर के सामने बहुत ज्यादा पावरफुल है और तुमने अपने लिए वेपन का चुनकर बहुत ही अच्छा किया, लेकिन एंड पर तुम सिर्फ मरने वाले हो। ये वेपन भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा क्योंकि अगर अपने मैजिक में भी तुम डी लेवल के नहीं हो तो तुम तलवार से भी कुछ नहीं कर पाओगे। मिस्टर सोंग अपनी तलवार को घुमाते हुए उस पर अटैक करते हैं। ताइशिक जल्दी से अपनी शैडो मूवमेंट्स को इस्तेमाल करते हुए दूर चला जाता है और उसे कहता है बफ की वजह से तुम्हारी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ गई है, चलो मेरी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। मिस्टर सोंग कहते हैं अगर मैं थोड़ा सा अपनी स्पीड को बढ़ा लूं तो मैं इस तक पहुंच सकता हूं। वो फिर से स्पीड के साथ उस पर अटैक करते हैं लेकिन वो वहां से गायब हो जाता है। ताइशिक हंसते हुए उनसे कहता है ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है कि अपने मैजिक को छोड़कर एक वेपन पकड़ लिया जाए, लेकिन तुम ऐसा कभी नहीं कर पाओगे। ताइशिक मिस्टर सोंग के कंधे पर अटैक करते हुए उनके पास से गुजर जाता है और उन्हें पता भी नहीं चलता। ताइशिक मिस्टर सोंग से कहता है क्या तुमने कभी किसी गिल्ड में ऐसे हंटर के बारे में सुना है जो कि मैजिक भी यूज करता हो और तलवार भी यूज करता हो। मैंने तो कभी नहीं देखा। मिस्टर सोंग जैसे जख्मी होते हैं जूही उनको वैसे ही हील कर देती है। ताइशिक कभी भी जूही की तरफ देख रहा होता है और कहता है ये मैजिक हीलर तो बहुत ज्यादा मसला करने वाली है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये तो अपने जख्मों को हील करके फिर से मुझसे फाइट करने के लिए आ जाएगा, इसलिए मुझे सबसे पहले इस हीलर को मारना होगा। ताइशिक फिर से जूही पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। उसी वक्त मिस्टर सोंग पीछे से उस पर अटैक करते हैं और कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक तलवारबाज को अपनी पीठ दिखाने की, तुम्हारा मुकाबला मुझसे हो रहा है, मुझसे फाइट करो। ताइशिक जल्दी से पीछे की तरफ घूम जाता है और अपने हंजर को सामने करते हुए उनके अटैक को ब्लॉक करता है। ताइशिक मिस्टर सोंग से कहता है तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम कोई आम बूढ़े तलवारबाज हो। मिस्टर सोंग उसे कहते हैं हाँ तुम्हें ऐसा देखकर लग नहीं रहा होगा, लेकिन मेरे पास एक एस रैंक का हंटर है जो कि मुझसे ट्रेनिंग लेने के लिए आता है। अगर मेरी बॉडी तुम्हारी स्पीड से मैच नहीं कर सकती लेकिन मेरे स्किल्स बहुत ज्यादा है, तुम उनका सामना नहीं कर पाओगे। ताइशिक हंसते हुए उनसे कहता है लेकिन हर किसी की एक लिमिट होती है और साथ ही वो अपनी स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ा लेता है। और मिस्टर सोंग से कहता है तुम्हें क्या लगता है कि एक मैजिशियन एक असैसिन टाइप के हंटर के स्पीड से मैच कर सकता है। और वो बड़ी ही तेजी के साथ मिस्टर सोंग पर चारों तरफ से अटैक करता है और उनकी पूरी बॉडी को जख्मी कर देता है। ताइशिक उनसे कहता है अगर तुम किसी और से फाइट कर रहे होते तो तुम जरूर जीत जाते, लेकिन मेरा रैंक तुमसे ज्यादा है और मेरी पावर बहुत ज्यादा है और एक मैजिक टाइप का हंटर वो तो मेरी मूवमेंट्स को भी नहीं देख सकता अगर मैं अपनी फुल स्पीड को इस्तेमाल करूं। मिस्टर सोंग वहीं पर जमीन पर बैठ जाती हैं। जूही भागती हुई उन्हें हील करने के लिए आगे बढ़ती है। मिस्टर सोंग उसे इशारा करते हैं नहीं रहने दो, पीछे रहो। ताइशिक उनके सर पर खड़ा हो जाता है और कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें समझ आ चुकी है कि तुम मेरा मुकाबला नहीं कर पाओगे, चलो फिर तुम्हारी कहानी को यहीं पर खत्म करते हैं। ताइशिक अपने हंजर से जैसे ही उनकी गर्दन पर अटैक करने वाला होता है मिस्टर सोंग अपने मैजिक अटैक को इस्तेमाल करते हैं। मिस्टर सोंग के पास जितनी भी मैजिकल पावर होती है वो उसे एक ट्रैप में बदलकर फुल पावर से उस पर अटैक करते हैं। मिस्टर सोंग सामने की तरफ देखकर कहते हैं क्या मेरे अटैक ने काम किया, लेकिन ताइशिक वहाँ से दूर चला जाता है क्योंकि ताइशिक की स्पीड बहुत ज्यादा है। ताइशिक फिर से उनके सर पर आकर खड़ा हो जाता है और उनसे कहता है तुम तो एक मैजिशियन टाइप हो, ये बात मुझे पहले से पता थी, लेकिन तुम एक तलवार पकड़कर अपने स्किल्स को छुपाने की कोशिश कर रहे थे। तुम्हें क्या लगा इस तरह तुम मुझे ट्रैप में फंसा लोगे। मिस्टर सोंग अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और कहते हैं मुझे लगता है कि मेरा अंत आ चुका है। ताइशिक फिर से अपनी तलवार को ऊपर की तरफ उठाता है और मिस्टर सोंग पर अटैक करता है, लेकिन उसी वक्त जिनवू आगे बढ़ता है और अपने हंजर से उसकी तलवार के अटैक को रोकता है और ताइशिक को पीछे की तरफ धकेल देता है। ताइशिक उसे कहता है तुम फिर से बीच में क्यों आ रहे हो, आखिर तुम हो कौन, तुम्हारा रैंक क्या है। जिनवू से कहता है मेरा नाम संग जिनवू है और मैं एक ई रैंक का हंटर हूँ।
ताइशिक उसे कहता है तुम एक ई रैंक के हंटर नहीं हो सकते, ये मैं कैसे मान लूं, तुम्हारी स्ट्रेंथ तो बहुत ज्यादा है। ताइशिक कहता है अगर तुम एक पावर टाइप हंटर हो तो तुम्हारे लिए ये आसान है, एज अ ई रैंक हंटर तुम ऐसा कर सकते हो, लेकिन तुमने मेरे अटैक्स को 2 बार रोका है, वो भी स्पीड के साथ। तुम एक पावर टाइप नहीं हो सकते। क्या तुम भी एक असैसिन टाइप हंटर हो? लेकिन तुम एक असैसिन टाइप भी नहीं हो। ताइशिक हंसते हुए कहता है मुझे लगता है कि तुम अपने रैंक को छुपा रहे हो, तुम एक फॉल्स रैंकर हो। मिस्टर सॉन्ग जिन्वू की तरफ देखते हैं और कहते हैं ये एक फॉल्स रैंकर कैसे हो सकता है, मैं इसे एक लंबे अरसे से जानता हूँ, ऐसा नामुमकिन है, ये एक फॉल्स रैंकर नहीं है। ताइशिक फिर से कहता है तुम एक फॉल्स रैंकर भी नहीं हो सकते, क्योंकि अगर तुम फॉल्स रैंकर होते तो जिसको भी तुम्हारे बारे में पता है तुमने उसे मार डालना था। तो मेरे पास सिर्फ एक ही आंसर बचता है, इसका मतलब तुम एक डबल अवेकनर हो। ये बात सुनते ही मिस्टर सोंग और जूही दोनों ही हैरान हो जाते हैं। ताइशिक कहता है तुम्हारे दोस्तों के रिएक्शंस को देखकर लगता है तुम अभी अभी रीवेकेंड हुए हो और इन लोगों को अभी तक नहीं पता। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हारे पास अभी इतना ज्यादा फाइटिंग एक्सपीरियंस नहीं है। तो इस सूरत में मैं तुम्हें एक लेसन सिखाता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा सुपीरियर हूँ। तुम्हें बताता हूँ कि कैसे किसी को मारते हैं। जिन्वू उससे पूछता है तुमने ये सब कुछ क्यों किया है? ताइशिक उसे कहता है तुम किस बारे में पूछ रहे हो, कि मैंने उन कैदियों को क्यों मारा? जिन्वू उसे कहता है मैं इस सब के बारे में पूछ रहा हूँ, तुमने बाकी सबको क्यों मारा? ताइशिक हंसते हुए उसे कहता है तुम्हारा चेहरा तो बहुत ज्यादा डरावना है, तुम्हें क्या लगता है इस तरह तुम मुझे डरा सकते हो? मैंने उनको कोई मजे के लिए नहीं मारा, मुझे ऑर्डर दिया गया था, इसलिए मैंने ऐसा किया है। और साथ ही एक बैकग्राउंड सीन दिखाते हैं वहीं पर जहाँ पर वो शख्स उसे पैसे दे रहा होता है। वो शख्स असल में एक गोल्ड की कंपनी का सीईओ होता है। वो ताइशिक को 2 बिलियन वॉन देता है। ताइशिक उसे कहता है मुझे इसके अलावा 1 बिलियन वॉन और चाहिए ताकि मैं बाकी के हंटर्स को भी ठिकाने लगा सकूं। साथ ही वो उससे पूछता है तुम ऐसा क्यों कर रही हो? वो शख्स उसे कहता है तुम्हारे पास जो 3 कैदी हैं उनमें से एक कैदी ने मेरी बेटी के साथ बहुत ही गलत किया, जिसकी वजह से मेरी बेटी इतनी ज्यादा घबरा गई कि उसने खुद को फांसी लगा लिया। उसकी मौत की वजह से उसकी माँ ट्रॉमा में है और वो अभी भी हॉस्पिटल में है। अब क्योंकि वो एक हंटर है इसलिए उसे सिर्फ कुछ सालों की ही सजा दी जाएगी। मैं नहीं चाहता कि वो आजाद होकर सड़कों पर घूमे फिरे। मैं चाहता हूँ कि तुम उसे डंजन के अंदर मार डालो। फिर हमारी स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है। ताइशिक उसे कहता है अब मैं उसको मना नहीं कर सकता था, वो तो बेचारा एक बाप था जो अपनी बेटी का बदला लेना चाहता है। मैंने रकम बढ़ाकर उसको मना करने की कोशिश की, लेकिन वो सब कुछ बताता है कि वो क्यों इन सबको मार रहा है। ताइशिक उनसे कहता है वैसे तो मैं तुम सबको मारना नहीं चाहता, अगर तुम लोग अपना मुंह बंद रखो और जहाँ पर जो कुछ भी हुआ किसी को मत बताओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। जिन्वू से कहता है मुझे तो नहीं लगता कि तुम हमें यहाँ से जिंदा जाने दोगे, तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर तो लगता है तुम हमें सबक सिखाना चाहते हो और बताना चाहते हो कि यहाँ पर कौन ज्यादा पावरफुल है। तो मैंने अपना फैसला कर लिया है, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, मुझे तुम्हारे किसी भी वर्ड पर यकीन नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले तुम अपने किए हुए मर्डर को छुपाने के लिए स्टोरीज बना रहे थे और तुम्हें लगता है कि हम लोग तुम्हारी बात मान जाएंगे। और उसी के साथ ताइशिक बड़ी ही स्पीड के साथ जिन्वू पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जिन्वू भी अपने हंजर को सामने करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करता है। ताइशिक हंसते हुए जिन्वू से कहता है अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोग मेरी बात मानते हो या फिर नहीं, तुम्हें मुझ पर यकीन है या नहीं, तुम सब लोग मरने वाले हो। जिन्वू ताइशिक से कहता है इस तरह तो तुम्हें भी अपनी फिक्र करनी चाहिए। ताइशिक उसे कहता है इस बात का क्या मतलब है? जिन्वू से कहता है क्योंकि बहुत ही जल्दी तुम भी मरने वाले हो। ताइशिक जिन्वू से कहता है मुझे नहीं पता कि तुम्हारी रीअवेकनिंग के बाद तुमने ई रैंक से ऊपर कितने रैंक हासिल किए हैं, लेकिन एक मॉन्स्टर को मारना और एक इंसान को मारना बहुत ज्यादा डिफरेंट होते हैं। जिन्वू आगे बढ़ता है और उस पर अटैक करता है। ताइशिक अपनी स्टाइल को इस्तेमाल करते हुए जल्दी से वहाँ से गायब हो जाता है और उसे कहता है तुम तो बहुत ज्यादा स्लो हो। जबकि जिन्वू उसकी तरफ देखता है और कहता है तुम तो वाकई में फास्ट हो। वो दोनों बहुत ही स्पीड के साथ फाइट कर रहे होते हैं। मिस्टर सॉन्ग उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं मुझे तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा, ये दोनों तो बहुत ज्यादा फास्ट है। मिस्टर सॉन्ग जिन्वू की तरफ देखते हैं और कहते हैं ये तो बिल्कुल भी वो बच्चा नहीं लग रहा जिसे मैं जानता था। ताइशिक कहता है मैंने जो पैसे लिए हैं वो तो बहुत ही कम है, मुझे इस जॉब के लिए और ज्यादा पैसे लेने चाहिए थे, लेकिन मुझे क्या पता था कि एक सी रैंक की डंजन में मुझे तुम जैसे हंटर से सामना करना पड़ेगा। ताइशिक सोचता है हम दोनों की स्पीड तो बिल्कुल सेम लेवल पर पहुंच चुकी है। ताइशिक जिन्वू से कहता है अगर जो तुम्हारी फास्टेस्ट स्पीड है तो तुम बहुत ज्यादा स्लो हो, क्योंकि मेरी स्पीड अभी तुमने देखी ही नहीं। जूही जो कि जिन्वू के पीछे होती है वो अपनी मैजिकल पावर्स को इस्तेमाल करते हुए जिन्वू को एक बूस्ट देती है। ताइशिक कहता है मैं तो पहले इस बी रैंक की हंटर को मारना चाहता था क्योंकि मुझे पता था ये मेरे लिए मसला क्रिएट करेगी। जूही के बूस्ट के बाद जिन्वू की स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाती है और वो दोनों फिर से फाइट करना शुरू कर देते हैं। फाइट के दौरान ताइशिक जिन्वू से कहता है अगर तुम अपनी हीलर को प्रोटेक्ट करना चाहती हो तो तुम्हें अभी जाना होगा। साथ ही वो अपने हंजर को जूही की तरफ फेंकता है। जैसे ही उसका हंजर जूही को लगने लगता है उसी वक्त मिस्टर सॉन्ग उसके सामने आ जाते हैं और अपनी तलवार से उसके हंजर को ब्लॉक करते हैं और जूही को बचा लेते हैं। जिन्वू जूही की तरफ देख रहा होता है उसी वक्त ताइशिक उस पर अटैक करता है।
और जिन्वू को काफी ज्यादा जख्मी कर देता है। जिन्वू के जख्मी होने के बाद जिन्वू ताइशिक से कहता है, क्या तुम मुझे मारने का अपनी इंटेंशन को थोड़ा सा कम कर सकते हो, क्योंकि जिन्वू के पास एक विंडो ओपन हो जाती है जिसमें उसे कहा जाता है कि अपने दुश्मन को मारो नहीं तो तुम मारे जाओगे। जिन्वू कहता है, मुझे लगता है जब कोई मुझे मारना चाहता है तभी मेरा सिस्टम एक्टिवेट होता है। ये मुझे फिर से कह रहा है कि इस बंदे को मार डालो वरना तुम मारे जाओगे। जिन्वू कहता है, अब जबकि सिस्टम ने मुझे कह दिया है अब तो मुझे इसे मारना ही होगा चाहे कुछ भी हो जाए। ये देखकर ताइशिक बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, मैं एक बी रैंक का हंटर हूँ, मेरे पास एक्सपीरियंस ज्यादा है, मैं एक असैसिन टाइप हूँ, लेकिन फिर भी ये मुझसे डर क्यों नहीं रहा। जिन्वू कहता है, मुझे तो अपने सिस्टम का शुक्रिया अदा करना चाहिए, उसने मुझे इसको मारने की एक और वजह दे दी है। पहले इसने जूही को मारने की कोशिश की। साथ ही जिन्वू फिर से आगे बढ़ता है और ताइशिक पर अटैक करता है। ताइशिक हंसते हुए उससे कहता है, मुझे लगता है कि तुम मेरे साथ फाइट करके बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हासिल कर सकते हो। जिन्वू से कहता है, हाँ ऐसी ही बात है, तुम्हारे साथ फाइट करने में बहुत ही मजा आ रहा है। साथ ही जिन्वू अपनी स्पीड स्किल को एक्टिवेट करता है और अपनी स्पीड को 30% इंक्रीज कर लेता है और तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए ताइशिक पर अटैक करता है। ताइशिक हैरान हो जाता है और कहता है, इसकी स्पीड तो पहले से भी बढ़ गई है, कहीं ये भी स्किल्स का इस्तेमाल तो नहीं कर रहा। जिन्वू ताइशिक पर अटैक करते हुए उसके पीछे चला जाता है। ताइशिक के चेहरे पर एक छोटा सा कट लगता है। अब क्योंकि जिन्वू के वेपन में पैरालिसिस इफेक्ट है, जैसे ही उसकी बॉडी पर कट लगता है पैरालिसिस का इफेक्ट एक्टिवेट हो जाता है। ताइशिक ये देखकर और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, क्या इसके डैगर पर पॉइजन लगा हुआ था? ये तो फाइट में काफी ज्यादा अच्छा है, इसके वेपन पर तो इफेक्ट्स भी हैं। लेकिन साथ ही ताइशिक अपनी पावर को रिलीज करता है और अपनी पावर को बढ़ाते हुए उसके पैरालिसिस इफेक्ट को खत्म कर देता है। जिन्वू कहता है, मेरे वेपन के अटैक्स तभी काम करते हैं जब सामने वाला कमजोर हो, अगर वो अपनी पावर को इंक्रीज करता है तो इसके इफेक्ट्स कैंसिल हो जाती है। ताइशिक हंसते हुए जिन्वू से कहता है, तुमने मुझे अपने इफेक्ट्स दिखाए, चलो मैं तुम्हें अपना एक स्किल दिखाता हूँ। और साथ ही ताइशिक हवा में गायब हो जाता है। ये देखकर जिन्वू भी थोड़ी देर के लिए हैरान हो जाता है और कहता है, वो तो बिल्कुल गायब हो गया, मुझे तो महसूस भी नहीं हो रहा। उसी वक्त ताइशिक साइड से उस पर अटैक करता है। जिन्वू अपने हंजर को सामने करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। ताइशिक फिर से पीछे हट जाता है और उसे कहता है, तुमने मेरे अटैक को ब्लॉक कर लिया, हालांकि मैंने अपनी सारी सेंसेस को हाइड किया हुआ है, तुम्हारी सेंस तो बहुत ज्यादा शार्प है। ताइशिक उसे कहता है, मेरे स्पेशल मूव को कैमोफ्लेज स्किल कहते हैं, मैंने अपनी बॉडी, अपनी स्मेल और अपने ओरा को मुकम्मल तौर पर खत्म कर लिया है, तुम्हें कुछ भी महसूस नहीं होगा। असैसिन टाइप के बहुत सारे हंटर्स में से सिर्फ चंद एक हंटर्स ऐसे होते हैं जो कि इस स्किल्स को हासिल कर सकते हैं, और आज से पहले किसी को भी इस बारे में नहीं पता कि मेरे पास ऐसे स्किल है, क्योंकि मेरे स्किल को देखने के बाद मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ता, इसलिए वो किसी को बता नहीं सकते। जिन्वू अभी उसके सुराग लगाने की कोशिश कर रहा होता है कि उसकी आवाज कहाँ से आ रही होती है। उसी वक्त ताइशिक उसके नीचे से गुजरता है और उसके पाँव के टेंडेंट्स को काट देता है, जिससे जिन्वू के पैर बेकार हो जाते हैं। जिन्वू वहीं पर चिल्लाना शुरू कर देता है। ताइशिक जिन्वू से कहता है, अगर बी रैंक की हीलर तुम्हें डायरेक्टली हील करे तो तुम शायद हील हो सकते हो, लेकिन जितनी दूर वो अभी खड़ी है वहाँ से तुम्हें हील नहीं कर पाएगी। जूही जैसी आगे बढ़ने लगती है, ताइशिक उसे कहता है, अगर तुमने आगे बढ़ने की कोशिश की तो उससे पहले मैं तुम्हें मार डालूंगा, वहीं पर चुपचाप खड़ी रहो, जब तुम्हारी बारी आएगी मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। जूही वहीं पर डर कर खड़ी हो जाती है। मिस्टर सोंग कहते हैं, मैं तो बाहर से मदद भी नहीं बुला सकता, और अगर इसी तरह चलता रहा जिन्वू का बहुत ज्यादा ब्लड बह जाएगा और उसका स्टेमिना भी खत्म हो जाएगा और वो मर जाएगा। मिस्टर सोंग अपनी तलवार उठाते हैं और कहते हैं, चलो मैं उसके लिए थोड़ा सा टाइम तो बाई कर सकता हूँ ताकि वो अपनी बॉडी को हील कर सके। जैसे वो आगे बढ़ने लगते हैं, ताइशिक उनसे कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मेरे स्किल के सामने तुम्हारी ये कमजोर बॉडी टिक पाएगी? तुम अब बूढ़े हो चुके हो, तुम तो अपनी नॉर्मल स्पीड पर भी नहीं पहुंच सकते। ताइशिक जिन्वू के पैर की तरफ देखता है और उसे कहता है, अगर तुम्हें हीलिंग मिल भी जाती है तो कितनी देर लगेगी, कितने मिनट्स में तुम्हारी टांग हील होगी? इतनी देर में तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। जिन्वू से कहता है, तुम बहुत ज्यादा बोलते हो, और साथ ही वो अपनी स्टेटस विंडो में जाता है और अपनी रिकवरी के ऑप्शन को सिलेक्ट करते हुए फौरी तौर पर हील हो जाता है। ये देखकर जूही भी हैरान हो जाती है, जबकि ताइशिक भी देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, इसके पास कौन सा स्किल है, ये तो सिर्फ एक ही सेकंड में हील हो गया। तो इसका मतलब ये एक असैसिन टाइप हंटर नहीं है, इसके पास तो हीलिंग स्पेल्स भी हैं। इसके बारे में तो मुझे समझ ही नहीं आ रही ये किस किस्म का हंटर है। स्पीड भी इसके पास है, स्ट्रेंथ इसके पास है, मैजिकल स्पेल्स इसे आते हैं जिससे ये अपनी बॉडी को हील कर सकता है। ताइशिक कहता है, पता नहीं कितनी बार ये अपनी बॉडी को इस तरह हील कर पाएगा, लेकिन मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। जिन्वू फिर से उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है, मुझे लगता है कि मेरा एक और इमोशन मर गया, यानी जिन्वू के अंदर की एक और फीलिंग मर गई। जिन्वू ताइशिक से कहता है, तुम्हारे जैसों पर तो मुझे अपना गुस्सा भी जाया नहीं करना। ये सुनकर ताइशिक गुस्सा हो जाता है और सीधा जिन्वू पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जिन्वू अपने डैगर को घुमाते हुए ताइशिक पर अटैक करता है। ताइशिक फौरी तौर पर पीछे हट जाता है। ताइशिक अब की बार हैरान हो जाता है और कहता है, क्या ये वाकई में मेरे कैमोफ्लेज के अंदर से देख सकता है? ताइशिक जल्दी से पीछे की तरफ जंप करता है और उसे कहता है, तुमने मेरी गर्दन पर वार किया लेकिन जरा भी हिचकिचाई नहीं, इसका मतलब तुम पहले भी किसी इंसान को मार चुके हो। मुझे लगता है कि हम दोनों सेम हैं, हम दोनों ही पहले किसी इंसान को मार चुके हैं और अब किसी इंसान को मारने में हमें डर नहीं लगता।
ताइशिक उसे कहता है अवेकनिंग ने हम इंसानों को बहुत सारी पावर्स दी हैं। अब हमें कानून को मानने की जरूरत नहीं। हम जैसे अवेकनर्स यानी हंटर्स को कानून से डरने की जरूरत नहीं। अगर हम लोग पावरफुल हैं तो हम ही कानून हैं। साथ ही ताइशिक उसे कहता है इसीलिए मैं अपनी फुल पावर तुम्हें दिखाता हूँ। और वो गायब होकर जिन्वू पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जिन्वू अपनी जगह पर खड़ा होता है और वहीं से खड़े खड़े वो अपने डैगर की मदद से उसके सारे अटैक्स को ब्लॉक कर रहा होता है। ताइशिक कहता है मुझे लगता है अब मुझे समझ आ चुकी है मैं अपने स्टेल्थ मूव में इसको कैसे दिखाई दे रहा हूँ। मुझे लगता है कि मेरे किलिंग इंटेंट की वजह से इसको पता चल जाता है कि मैं कहाँ पर हूँ। मुझे इस फ्लो को तोड़ना होगा। मुझे नहीं लगता कि इसको एग्जैक्टली पता है कि मैं कहाँ से अटैक करने वाला हूँ। ये तो सिर्फ मेरे किलिंग इंटेंशन को देख रहा है। जिन्वू जो कि अभी तक अपना सर झुकाकर खड़ा होता है वो अपनी आंखें खोलता है और उसके साथ एक और विंडो ओपन होती है जिसमें उसका एक नया स्किल एक्टिवेट होता है जो कि किलिंग इंटेंट होता है। जैसे कि वन पीस में मंकी डी लूफी अपनी हाकी इस्तेमाल करता है बिल्कुल वैसे ही जिन्वू जैसे ही अपनी आंखें खोलता है एक प्रेशर क्रिएट होता है। सामने वाले को महसूस होता है कि अब वो मरने वाला है। ताइशिक को ऐसे महसूस होता है जैसे वो पानी में धंसता जा रहा होता है। हर तरफ से उसे ब्लैक शैडो अपने अंदर कवर कर रहा होता है। जिन्वू सामने की तरफ देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है आखिर ये है क्या चीज। डार्कनेस मुझे कवर करती जा रही है। क्या ये सिर्फ इसका शैडो है। ताइशिक अभी वहीं पर खड़ा ये सब कुछ महसूस कर रहा होता है। उसी वक्त जिन्वू का हंजर आकर उसके सीने में धंस जाता है। ताइशिक के मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। ताइशिक उसे कहता है आखिर तुम हो क्या चीज। ताइशिक की पूरी बॉडी ब्लड से कवर होती है और वो नीचे बैठ जाता है। ताइशिक उसे कहता है मैं कमजोर हूँ इसलिए मुझे पता है कि अब मेरी मौत आ चुकी है। लेकिन मरने से पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। तुम हो क्या तुम एक असैसिन टाइप हंटर हो जिसके पास हीलिंग स्पेल्स हैं। इसके अलावा तुम्हारे पास बहुत सारे अदर स्किल्स हैं। तुम हो क्या चीज। मैंने इस तरह का हंटर पहले कभी नहीं देखा। जिन्वू से कहता है मुझे भी नहीं पता मैं क्या हूँ। ताइशिक उसे कहता है अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन इस तरह बहुत सारे सीक्रेट्स रखकर तुम भी खुद को बचा नहीं पाओगे। और साथ ही जिन्वू का पैरालिसिस इफेक्ट और ब्लीड इफेक्ट एक्टिवेट हो जाती है। ताइशिक हंसते हुए उससे कहता है तुम अपने स्किल्स को और ज्यादा नहीं छुपा पाओगे जबकि तुमने मुझे मार डाला है। जिन्वू से कहता है अच्छा ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं एक ऐसा हंटर हूँ जो अपनी हर फाइट के बाद लेवल अप हो जाता हूँ। जिन्वू ताइशिक से कहता है तुम्हें क्या लगता है कि आने वाले वक्त में मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ। ताइशिक उसे कहता है तुम्हारा शैडो डार्कनेस से जुड़ा हुआ है। मुझे लगता है कि तुम उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकते हो। तुम्हारा शैडो जितना ज्यादा डार्कनेस में डूबा हुआ है। और इसी के साथ ताइशिक मर जाता है और जिन्वू के पास विंडो ओपन होती है कि तुमने दुश्मन को मार दिया है इसलिए तुम लेवल अप हो गए हो, जिसके बदले में तुम्हें रिवार्ड दिया गया है। क्या तुम अपने रिवार्ड को एक्सेप्ट करोगे। जिन्वू कहता है ताइशिक ने बिल्कुल ठीक कहा, मैं स्ट्रॉन्ग बनूंगा और मैं पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ। लेकिन हर बार जब मैं स्ट्रॉन्ग बनता हूँ तो मुझे कुछ महसूस होता है जैसे मैंने अपनी एक सेंस को खो दिया है। मेरे अंदर के इमोशन मरते जा रहे हैं। और यही देखा था। जिन्वू ताइशिक को मार देता है। ताइशिक को मारने के बाद जिन्वू वहीं पर खड़ा होता है, कहता है हर बार जब मैं किसी को मारता हूँ तो मेरे अंदर का एक इमोशन मर जाता है, लेकिन मैं स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ। जूही आगे बढ़ती है और जिन्वू से कहती है जिन्वू तुम्हारा शुक्रिया, तुमने 2 बार मेरी जान बचाई। मिस्टर सोंग भी मुस्कुराते हुए आगे आते हैं और कहते हैं तुम्हारा शुक्रिया, अगर तुम यहाँ पर नहीं होते तो हम तो मर चुके होते। मिस्टर सोंग जिन्वू से कहते हैं अब हमें क्या करना चाहिए। क्या हमें वापस जाकर गिल्ड को ये सारा मामला रिपोर्ट नहीं करना। जिन्वू मिस्टर सोंग से कहता है लेकिन अभी हमें डंजन के बॉस को मारना है ताकि इसके गेट को क्लोज किया जा सके। मिस्टर सोंग उसे कहते हैं कहीं तुम अकेले बॉस को मारने के लिए तो नहीं जाना चाहते। लेकिन साथ ही मिस्टर सोंग चुप हो जाते हैं और कहते हैं हाँ ठीक है, मैंने तुम्हारी स्किल्स देख ली है, तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। मिस्टर सोंग सारी लाशों की तरफ देखते हैं और कहते हैं मैं तो इन सब को सही तरह से दफनाना चाहता था, लेकिन अब क्या किया जा सकता है, हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। जिन्वू आगे बढ़ता है और ताइशिक के सीने से अपने हंजर को बाहर निकालता है। वो जैसे अपने हंजर को बाहर निकालता है वहाँ पर एक छोटा सा बीड चमक रहा होता है। वो बीड असल में एक रैलिक होता है। साथ ही एक विंडो ओपन होती है जिसमें जिन्वू को बताया जाता है कि हंटर ताइशिक के मरने के बाद उसकी शैडो वाली एबिलिटी अब तुम्हारी हो चुकी है। जैसे ही तुम इस रैलिक को तोड़ोगे वो एबिलिटी तुम्हारी बॉडी के अंदर चली जाएगी। जिन्वू हैरान हो जाता है और कहता है इसका मतलब मैं दूसरे हंटर्स को मारने के बाद उनकी एबिलिटीज को भी ले सकता हूँ। मिस्टर सोंग जिन्वू से कहते हैं हम दोनों बाहर जा रहे हैं और जाकर सारी बात बताएंगे। जूही जिन्वू से कहती है मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगी, जल्दी से बॉस को मारकर बाहर आ जाओ। जिन्वू से कहता है परेशान होने की जरूरत नहीं, मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर जिन्वू बॉस के रूम की तरफ आगे चल पड़ता है। वहीं पर उन तीनों कैदियों की लाशें पड़ी होती है। जिन्वू एक लाश के पास जाता है और उसे कहता है मुझे पता है कि तुम जिंदा हो, अपनी नौटंकी बंद करो। क्या तुम मरने का नाटक कर रहे थे ताकि सभी के चले जाने के बाद यहाँ से आसानी से भाग जाओ और किसी को पता भी न चले। वो कैदी बोलने की कोशिश करता है लेकिन ताइशिक ने उसका गला काट दिया होता है, इसलिए वो बोल नहीं पाता। जिन्वू से कहता है ताइशिक तो बहुत ज्यादा जालिम निकला, उसने तो तुम्हारा गला ही काट दिया ताकि तुम किसी को मदद के लिए पुकार न सको। जिन्वू आगे बढ़ता है और उसे कॉलर से पकड़ लेता है और कहता है तुम्हारा तो ब्लड बह रहा है, इस तरह तो तुम मर जाओगे। अगर हम जूही से कहें तो वो तुम्हें बचा सकती है। वो क्रिमिनल खुश हो जाता है और कहता है चलो शुक्र है मेरी जान बच गई।
लेकिन जिनवू उसे घसीटता हुआ बॉस के रूम की तरफ ले जाता है। वो उसे कहता है तुम कहाँ पर जा रहे हो, हम लोग तो गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। सामने बॉस का रूम होता है। जिनवू दरवाजा खोलता है और उस कैदी को लेकर अंदर चला जाता है। सामने एक बड़ा सा गोब्लिन बॉस होता है। जिनवू दरवाजे को बंद करके सामने खड़ा हो जाता है और उस कैदी को कहता है क्या तुम्हें याद है तुमने कितने लोगों को मारा है, क्या तुम्हें उन सब के फेसेस याद है? मेरी नजर में तुम टाइशिक से भी ज्यादा गंदा कचरा हो। तुम्हारे जैसे मॉन्स्टर को इस डंजन से बाहर जाने नहीं दूंगा। उस बड़े से बॉस मॉन्स्टर के साथ छोटे छोटे और भी गॉब्लिन्स होते हैं। वो आगे बढ़ते हैं और उस क्रिमिनल को पकड़कर अपने पास खींच लेते हैं और वो सारे उस पर टूट पड़ते हैं और उसे मार देते हैं। और इसके बाद फाइट का कोई भी सीन नहीं दिखाते, बस एक सीन दिखाते हैं जिनवू उस बड़े से गॉब्लिन बॉस को मार देता है। जिनवू उसकी लाश के पास खड़ा होता है और कहता है इस बड़े से गॉब्लिन बॉस को मारना तो बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं था। मिस्टर सोंग बाहर आकर गिल्ड से आए हुए लड़के को सारी बात बता देते हैं। गिल्ड का वो लड़का सारी बात को समझ जाता है और जल्दी से इन्वेस्टिगेशन टीम को कॉल करता है और उन्हें बताता है कि उनके उस ऑफिसर ने डंजन के अंदर क्या काम किया है। और थोड़ी ही देर के बाद इन्वेस्टिगेशन टीम से मैनेजर वू जिन वहाँ पर पहुँच जाते हैं। मैनेजर गिल्ड के लड़के से पूछते हैं कितनी देर हो गई डंजन को क्लियर किए हुए। वो लड़का उन्हें बताता है तकरीबन 40 मिनट हो चुके हैं। मैनेजर वू जिन उसे कहते हैं अभी तो सिर्फ 20 मिनट रह गए हैं। हमें नहीं लगता कि हम अंदर जाकर उनकी डेड बॉडीज को बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि डंजन का गेट क्लोज होने वाला है। वू जिन उस लड़के से पूछते हैं जितने भी लोग उस डंजन में बचे हैं क्या उन सब लोगों ने डंजन को क्लियर किया है? वो लड़का उनसे कहता है जी उन लोगों ने ही क्लियर किया है। मिस्टर वू जिन सोचते हैं टाइशिक के बारे में तो मुझे पता है कि वो ऐसा कर सकता है कि वो एक असैसिनेशन मिशन के दौरान उसने सारे कैदियों को मार दिया, लेकिन मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि उसने बॉस को क्यों मारा, वो डंजन के गेट को क्यों क्लोज करना चाहता था। उसी वक्त उनकी नजर जिनवू पर पड़ती है। मिस्टर वू जिन उसे कहते हैं क्या तुम संग जिनवू हो? तुम तो पहले से काफी ज्यादा बदल चुके हो, मैंने तो तुम्हें पहचाना ही नहीं, तो आज हम दोनों दोबारा मिल रहे हैं। जिनवू भी उसे पहचान लेता और कहता है हाँ मुझे याद है तुम उस दिन हॉस्पिटल में आए थे। मिस्टर वू जिन उन्हें कहते हैं मेरा नाम वू जिन चियोल है और मैं मॉनिटरिंग डिवीजन का हेड हूँ। मुझे पता चला है कि हमारे एक साथी ने तुम लोगों को बहुत ज्यादा मुश्किल में डाल दिया और तुम्हारी जान लेने की कोशिश की। मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से तुम लोगों से माफी मांगता हूँ क्योंकि मैं अपनी टीम का हेड हूँ। हम लोग इस पूरे मामले की तहकीक करेंगे। जिनवू कहता है मुझे अपने स्ट्रॉन्ग होने पर ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए क्योंकि मुझे पहले महसूस नहीं हुआ, लेकिन अब मुझे पता चल चुका है इस शख्स को देखने के बाद क्योंकि मेरी सेंसिबिलिटी बढ़ चुकी है। ये बंदा टाइशिक से भी ज्यादा पावरफुल है। मिस्टर वू जिन उनसे कहते हैं मॉनिटरिंग डिवीजन का हेड होने के नाते मुझे तुम लोगों से कुछ सवाल पूछने हैं। जबकि जिनवू अभी भी उसकी स्ट्रेंथ की तरफ देख रहा होता है और कहता है मुझे लगता है शायद ये एक ए रैंक का हंटर है, मैं इसकी पावर से मैच नहीं कर सकता, इसका पावर लेवल बहुत ज्यादा है। मिस्टर वू जिन उनसे कहते हैं अगर तुम लोग मेरे साथ कोऑपरेट करोगे तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। जिनवू कहता है ठीक है सर, हम लोग कोऑपरेट करेंगे। मिस्टर वू जिन उनसे कहते हैं चलो ठीक है, मैं डायरेक्टली पूछता हूँ तुम तीनों में से किसने टाइशिक को मारा है? जिनवू कहता है मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी रीअवेकनिंग को ज्यादा देर तक छुपा पाऊंगा, मुझे अब सब कुछ बताना ही होगा। अगर मैं इसे बता देता हूँ तो जिनवू के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा। लेकिन उसी वक्त मिस्टर सोंग आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं मैंने उसे मारा है। मिस्टर वू जिन मिस्टर सोंग से कहते हैं अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या तुम बताना चाहोगे तुम्हारा हंटर रैंक क्या है? मिस्टर सोंग उसे कहते हैं मैं एक सी रैंक का हंटर हूँ और एक मैजिशियन टाइप हूँ। मिस्टर वू जिन उसे कहते हैं सी रैंक का हंटर बी रैंक के हंटर को कैसे मार सकता है? मिस्टर सोंग उसे कहते हैं क्या तुम पीछे नहीं देख रहे, मेरे साथ एक बी रैंक की हीलर है। मिस्टर वू जिन कहते हैं हाँ तुम्हारी बात ठीक है, अगर तुम्हारे पास एक बी रैंक की हीलर है तो तुम टाइशिक को मार सकते हो। लेकिन वू जिन अपने आप में ही सोच रहा होता है टाइशिक को तो हम डिवीजन वाले भी कंट्रोल नहीं कर पाते थे, वो बहुत ज्यादा पावरफुल था। एक बाजू वाला सी रैंक हंटर और एक कमजोर सी बी रैंक की हंटर, क्या ये दोनों मिलकर उसको मार सकते हैं? इस पर यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल है। मिस्टर वू जिन उनसे कहते हैं तुम्हें मेरे ऑफिस आना होगा, कुछ रिपोर्ट्स पर साइन करने हैं, उसके बाद तुम लोग जा सकते हो। जिनवू मिस्टर सोंग से पूछता है आपने मेरे लिए झूठ क्यों बोला? मिस्टर सोंग उसे कहते हैं मुझे पता है कि तुम अपनी एबिलिटीज को हाइड करना चाहती हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, परेशान मत हो, हम लोग वापस आ जाएंगे। मिस्टर सोंग मुस्कुराते हुए उससे कहते हैं वैसे भी इन्वेस्टिगेशन में तुम्हारा नाम आ चुका है, तुम इनकी इन्वेस्टिगेशन से नहीं बचोगे, लेकिन इस तरह डायरेक्टली तुम पर कोई भी इल्जाम नहीं आएगा, इसे मेरा थैंक्स वाला टोकन समझ लो। मिस्टर वू जिन जिनवू से कहते हैं जिनवू मेरी बात सुनो, मुझे पता है कि एक ई रैंक का हंटर एक बी रैंक के हंटर टाइशिक को नहीं मार सकता और मुझे नहीं लगता कि हमें दोबारा से तुम पर शक करना चाहिए कि तुम एक रीअवेकन हो। लास्ट टाइम हमने तुम्हें चेक किया था, लेकिन तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है, अगर तुम अपना ध्यान नहीं रखोगे तो मुझे लगता है कि शायद तुम बहुत ही जल्दी मरने वाले हो। जिनवू उनसे कहता है आपकी इस बात का क्या मतलब है? मिस्टर वू जिन उसे कहते हैं
डांगसुक के साथ जब तुम डंजन में गए थे तो वहाँ पर उसके 8 साथी मारे गए। सिर्फ तुम और एक डी रैंक के हंटर वहाँ से जिंदा बाहर आए थे। लेकिन असल मसला ये है कि डांगसुक का छोटा भाई एक एस रैंक का हंटर है। तुमने उसका नाम तो सुना होगा, उसका नाम डांगसू है और वो अमेरिका में रहता है। और मुझे लगता है कि वो तुम लोगों से बदला लेने के लिए यहाँ जरूर आएगा। ये बात सुनते ही जिन्वू बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, क्या वाकई में वो उसका छोटा भाई है? मिस्टर वू जिन्वू से कहते हैं, इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि उस दिन डंजन के अंदर क्या हुआ था, लेकिन इस बात से फर्क जरूर पड़ता है कि तुम दोनों वहाँ से जिंदा बाहर आ गए, लेकिन उसका भाई जिंदा बाहर नहीं आया। और क्योंकि उसका भाई एस रैंक का हंटर है, इसलिए कानून भी उसके सामने बेबस है। क्योंकि एक एस रैंक के हंटर को हम मौजा भी कह सकते हैं या फिर चलती फिरती तबाही कह सकते हैं। अगर वो यहाँ पर आकर तुम्हें मारना चाहता है तो कोई भी कानून या फिर कोई भी बंदा तुम्हें बचा नहीं पाएगा। क्योंकि डांगसू एक ऐसा हंटर है जिससे तो मॉन्स्टर्स भी डरते हैं। जाने से पहले मिस्टर वू जिन्वू से कहते हैं, अगर हो सके तो अपने शहर को छोड़कर चले जाओ, अपनी फैमिली को लेकर किसी दूसरे मुल्क चले जाओ। जिन्वू जल्दी से अपने स्टैट्स की तरफ देखता है। उसका लेवल 27 होता है और उसकी स्ट्रेंथ 72 पर होती। जिन्वू कहता है, मेरे पास अभी इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं कि मैं एक एस रैंक के हंटर को हरा सकूं। 3 घंटे की इन्वेस्टिगेशन के बाद गोल्ड कंपनी का सीईओ, जिसने टाइशी को वहाँ पर पैसे देकर बेचा था, वो अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है, जिसकी वजह से मिस्टर सॉन्ग और जूही को छोड़ दिया जाता है। जूही सीधी जिन्वू के पास वापस आती है और उसके हाथ में वही मैजिकल कोर होता है जो कि 4th एपिसोड में जिन्वू ने जूही को दिया था। जिन्वू जूही को बस स्टेशन पर छोड़ने के लिए जाता है। जूही आगे खड़ी होती है और जिन्वू से कहती है, जिन्वू तुम तो काफी ज्यादा बदल चुके हो, पहले से काफी ज्यादा लंबे भी हो गए हो, लेकिन मैं उस दिन के बाद से जरा भी नहीं बदली। जिन्वू से कहता है, तुमने भी बहुत सारी मुश्किलात का सामना किया है, हर किसी के लिए चेंज होना मुख्तलिफ होता है। जूही उसे कहती है, तुम तो काफी ज्यादा समझदार भी हो गए हो, लेकिन एक हंटर बनना मुझे सूट नहीं करता। मैं बहुत ज्यादा डर जाती हूँ, मैं मॉन्स्टर्स को देखकर घबरा जाती हूँ और मेरे लिए अपने डर का सामना करना इतना ज्यादा आसान नहीं है। क्योंकि मैं एक बी रैंक की हीलर हूँ, इसलिए मुझे ए रैंक की या फिर बी रैंक की डंजन्स को ज्वाइन करना था, लेकिन मैं नहीं कर पाई क्योंकि मैं मॉन्स्टर से डरती थी। इसलिए मैं सिर्फ डी रैंक की या फिर ई रैंक की हंटर्स ही ज्वाइन करती थी। ई रैंक की डंजन्स में मैं इसलिए भी जाया करती थी क्योंकि मैं तुम्हें देख सकूं। मैं हमेशा तुम्हारी इंजरीज को हील करती थी जो कि हमेशा तुम्हारी बॉडीज पर आती रहती थी क्योंकि तुम बहुत ज्यादा कमजोर थे। अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो तुम इतना ज्यादा जख्मी होते थे कि मैं भी तुम तंग आ गई थी कि मुझे तुम्हें हमेशा हील करना पड़ता है। मैं तुम्हें बिल्कुल बेवकूफ हंटर समझती थी, लेकिन तुम हर बार डंजन से जिंदा बाहर आते, ना सिर्फ अपना ख्याल रखते बल्कि बाकियों की भी जान बचाते। तुम्हारी आंखों में हमेशा यही बात होती थी कि तुम्हें यहाँ से जिंदा बाहर निकलना है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे कभी इस तरह की आंखें मिल पाएंगी। मैं हमेशा डरती रहूंगी और डरती हूँ। साथ ही वो मैजिकल कोड निकालती है और जिन्वू से कहती है, तुमने वादा किया था अगर हम लोग यहाँ से जिंदा बाहर निकलेंगे तो हम दोनों खाना खाने के लिए जाएंगे, लेकिन अब ये मैजिकल कोड तुम्हें वापस कर रही हूँ। जिन्वू से कहता है, लेकिन क्यों, इस वक्त क्यों? जूही मुस्कुराते हुए से कहती है, मैं रिटायर हो रही हूँ, अब मुझे हंटर्स का काम नहीं करना, मैं वापस अपने होम टाउन बुसान जा रही हूँ। अगर तुम वहाँ पर आए तो मुझे बताना, हम दोनों वहाँ बैठकर खाना खाएंगे, मैं तुम्हें वहाँ की फिश खिलाऊंगी। जिन्वू भी मुस्कुराते हुए उससे कहता है, अगर मैं वहाँ पर आया तो मैं तुम्हें जरूर ढूंढ लूंगा और तुमसे कहूंगा कि मेरे साथ बाहर चलो और उस दिन खाने का बिल मैं दूंगा। जूही मुस्कुराते हुए से कहती है, अच्छा ठीक है, और साथ ही वो जिन्वू को बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। जूही के वहाँ से जाने के बाद जिन्वू कहता है, अब मेरे पास एक और वजह है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने की, क्योंकि मौत मेरा पीछा कर रही है। डांगसू कोई आम सा बंदा नहीं है, वो एक एस रैंक का हंटर है और मुझे उससे बचने के लिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना ही होगा। और यही बार और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। 4-5 एपिसोड पहले से आपको याद होगा कि जिन्वू ने जिन्हो के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था कि उसने 19 बार उसके साथ डंजन में जाना है, लेकिन उसने कहा था कि सिर्फ हम 2 लोग ही डंजन के अंदर जाएंगे, बाकी के सारे लोग सिर्फ पेपर वर्क के लिए होंगे। तो यहाँ से हमारी एपिसोड की शुरुआत होती है। जिन्वू को बुलाता है कि हम लोग डंजन में जा रहे हैं। जिन्वू वहाँ पर पहुँच जाता है। जैसे वो वहाँ पर पहुँचता है, वहाँ पर 8 हंटर्स होते हैं जो कि पेपर वर्क के लिए हैं, क्योंकि सी रैंक की डंजन के अंदर जाने के लिए इन्हें टोटल 10 लोगों की जरूरत होती है। जिन्वू उन सारे लोगों को देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, ये सब कौन है? जिन्हो से कहता है, ये हमारे टीममेट्स हैं। इन सभी के पास हंटर्स का लाइसेंस है, लेकिन ये लोग डंजन के अंदर नहीं जा सकते क्योंकि उनमें से एक लंगड़ा होता है, एक शराबी होता है, एक हाउसवाइफ होती है और एक स्कूल की बच्ची होती है, जबकि बाकी के सब भी ऐसे ही हंटर्स होते हैं जिनके पास जरा भी एक्सपीरियंस नहीं। जिन्वू स्कूल की लड़की की तरफ देखता है और कहता है, क्या बच्चे भी रेड में जा सकते हैं? जिन्वू से कहता है, हाँ, वो बच्चा अगर एक हंटर है तो ऐसा कोई कानून नहीं है कि वो एक डंजन में नहीं जा सकता। वो लड़की भी चिल्लाकर जिन्वू से कहती है, तुम बच्चा किसको कह रहे हो? मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मैं एक पूरी हंटर हूँ। जिन्वू से कहता है, तुम्हें देखकर तो लगता है तुम हाई स्कूल में पढ़ती हो, क्या इससे पहले तुम कभी किसी डंजन में गई हो? वो लड़की उसे कहती है, नहीं। जिन्वू से कहता है, मुझे लगता है तुम कोई ई रैंक की हंटर हो। जिन्वू उन सब से कहता है, चलो कोई बात नहीं, वैसे भी तुम लोगों को डंजन के अंदर नहीं आना, यहीं बाहर बैठकर हमारा इंतजार करो, मैं और जिन्हो अंदर जाएंगे।
जिन्हों उन सारे लोगों से कहता है कानून के मुताबिक हम 2 लोग डंजन के अंदर नहीं जा सकते, हमें 10 लोगों की जरूरत होती है, इसलिए तुम सब लोगों को यहाँ पर लाया गया है। तुम लोग सिर्फ पेपर वर्क के लिए हो, तुम लोग यहाँ बैठकर इंतजार करो। वो सब ये सोच रही होती हैं, ये तो एक सी रैंक की डंजन है, क्या ये दोनों मिलकर इस डंजन को क्लियर कर पाएंगे? क्या ये वाकई में इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? उनमें से एक कहता है जितना तुमने हमें कहा था कि तुम हमें 3 मिलियन वॉन दोगे, क्या तुम वाकई में हमें देने वाले हो या नहीं? क्योंकि हम लोग डंजन के अंदर तो जाने वाले नहीं। जिन्हों उनसे कहता है हाँ क्यों नहीं, हर एक को 3 मिलियन वॉन मिलेंगे और वो भी हर डंजन के सिर्फ बाहर बैठने के लिए। ये डील वैसे बहुत ही अच्छी है, तुम्हें तो कुछ भी नहीं करना, सिर्फ बाहर बैठकर इंतजार करना है और तुम्हें 3 मिलियन वॉन मिल जाएंगे। लेकिन उसमें एक शर्त है कि तुम यहाँ पर जो कुछ भी होगा किसी को नहीं बता सकते। अगर तुम लोग ऐसा करते हो और किसी को हम दोनों के बारे में बताते हो तो तुम्हें जुर्माने के तौर पर 30 मिलियन वॉन हमें देने होंगे और ये सारी बातें तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखी हुई है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट तुमने साइन किया है। जिन्हों कहता है जिन्हों मुझे भी तुमसे कुछ कहना है, आखिर तुमने पहना क्या हुआ है? जिन्हों फिर से एक बहुत ही महंगा बॉडी आर्मर लेकर आता है जो कि बहुत ही शाइनी होता है। जिन्हों से कहता है अब जबकि हम सिर्फ 2 लोग डंजन के अंदर जा रहे हैं तो मुझे तो अपनी तैयारी मुकम्मल करना होगी। तुम तो जानते हो कि मेरे डैड मेरी प्रोटेक्शन को लेकर कितने ज्यादा सीरियस रहते हैं। जिन्हों आगे बढ़ता है और उसे अपनी उंगली से टच करता है। जिन्हों नीचे गिर जाता है। जिन्हों से कहता है मैंने तुमसे कहा कि इसको उतार दो, अगर मैं प्यार से कह रहा हूँ तो उतार दो। जिन्हों रोना शुरू कर देता है और कहता है अच्छा ठीक है मैं उतार देता हूँ, और साथ ही वो उसे कहता है प्लीज मेरी हेल्प करो, मुझसे उठा नहीं जा रहा। फिर जिन्हों बैग उठा लेता है और कहता है चलो डंजन के अंदर चलते हैं, अब मैं रेडी हूँ। जिन्हों से कहता है अब ये क्या है, तुमने हेलमेट क्यों पहना हुआ है? जिन्हों से कहता है अब सेफ्टी के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। फिर वो दोनों डंजन के अंदर चले जाते हैं। बाहर खड़े लड़के कहते हैं क्या ये वाकई एक सी रैंक की डंजन में सिर्फ 2 ही लोग जाने वाले हैं? इनमें से एक तो बहुत ही बेवकूफ है। बाहर खड़े लोग बातें करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं अगर ये दोनों इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ये 2 लोग मिलकर सी रैंक की डंजन को क्लियर कर सकते हैं तो ये हाई रैंक की डंजन्स में क्यों नहीं जाते, किसी अच्छे से गिल्ड को ज्वाइन कर ले। दूसरे वाला बंदा उसे कहता है कोई बात नहीं, हमें तो हमारे पैसे मिल रहे हैं, हमें क्या करना है इनके काम से। उनमें से एक कहता है संग जिनवू के बारे में मैं जानता हूँ, वो ई रैंक का हंटर है और उसे दुनिया का सबसे कमजोर तरीन हंटर कहा जाता है। दूसरे वाला उसे कहता है और दूसरा लड़का जिसका नाम जिनहो है जो हमें पैसे देने वाला है, वो एक डी रैंक का हंटर है। मुझे तो ये दोनों ही बहुत कमजोर लगते हैं। जबकि वो शराबी वहीं पर बैठकर सिगरेट पी रहा होता है और कहता है ये नौजवान लड़के हमेशा शो ऑफ करने की कोशिश करते हैं, मुझे नहीं लगता ये दोनों यहाँ से जिंदा बाहर निकलेंगे। कुछ ही घंटों के बाद जिनहो डंजन के गेट से बाहर निकलता है। क्योंकि वो भागता हुआ डंजन के गेट से बाहर निकलता है, वो सारे उसे कहते हैं तुम तो वापस आ गए, हमें लगता है कि तुम भाग कर आए हो। उनमें से एक पीछे गेट की तरफ देखता है और कहता है ये लोग भाग कर नहीं आए, जरा डंजन के गेट की तरफ देखो, डंजन का गेट क्लोज हो रहा है, इसका मतलब इन्होंने बॉस को मार दिया। जिन्हों भी बाहर आ जाता है और आते ही जिन्हों से कहता है अगली डंजन कहाँ पर है? जिन्हों से कहता है यहाँ से तकरीबन 1 घंटे की दूरी पर है। जिन्हों चिल्लाकर बाकी सारे मेंबर्स से कहता है चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें आज पूरे दिन में 3 डंजन्स को क्लियर करना है। मुझे नहीं लगता कि तुम में से कोई मना करेगा क्योंकि तुम्हें बिना काम किए आज एक ही दिन में 9 मिलियन वॉन मिलने वाले हैं। वो लड़के उससे कहते हैं हाँ क्यों नहीं, हम लोग साथ चलेंगे। लेकिन साथ ही वो सोच रहे होते हैं आखिर ये लोग हैं कौन, इन्होंने एक सी रैंक की डंजन को क्लियर किया और अब ये दूसरी की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट सीन एक हंटर गिल्ड का होता है जिसका नाम व्हाइट टाइगर गिल्ड होता है। उस गिल्ड के मैनेजर के पास उसका असिस्टेंट भागते हुए आता है और उसे कहता है सर जरा इस तरफ देखे, किसी बंदे ने 200 मिलियन खर्च करके सारी सी रैंक की डंजन के राइट्स हासिल कर लिए हैं। उसका मैनेजर भी ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। असिस्टेंट मैनेजर से कहता है सर कुछ दिन पहले से ये स्टार्ट हुआ है, एक नई टीम स्टार्ट हुई है, जो पर्सनल अटैक फोर्स है, उन्होंने सारी सी रैंक की डंजन्स को खरीद लिया है और वो भी 10 गुना ज्यादा कीमत देकर। और अब हमारे गिल्ड के लिए सी रैंक की डंजन्स बची नहीं, अब हम लोग क्या करेंगे? एक सी रैंक की डंजन की कीमत सिर्फ 7000 थी, मैंने उनसे 100 मिलियन मांगे तो उन्होंने मुझे 200 मिलियन देकर मुझसे सारी डंजन्स खरीद ली। उस पर्सनल अटैक फोर्स के लीडर का नाम जिनहो है। मैनेजर उसे कहता है मैंने इसका नाम कभी नहीं सुना। असिस्टेंट उसे कहता है वो सीईओ यूजिन आर्किटेक्चर्स का दूसरा बेटा है और ऐसा लगता है कि कंपनी उसे सपोर्ट कर रही है इन सारी डंजन्स को खरीदने के लिए। मैनेजर उसे कहता है लेकिन फिर भी उन्हें इसमें बहुत ज्यादा घाटा है, आखिर वो इतनी महंगी डंजन्स को खरीद क्यों रहे हैं? मैनेजर उसे कहते हैं क्या उसकी पर्सनल अटैक फोर्स में वो लड़का है जो कि उस डबल लेयर डंजन में जिंदा बच गया था, जिसका नाम संग जिन वू है। असिस्टेंट उसे कहता है हाँ वो लड़का भी उसके साथ है। हाँ का लफ्ज सुनते ही मैनेजर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है ये तो हमारे गिल्ड के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वो सभी से कहते हैं यहाँ पर तुम लोग जो भी काम कर रहे हो उसको छोड़ दो, मुझे डी रैंक के हंटर जिन हो और ई रैंक के हंटर जिन वू, इन दोनों के बारे में सारी डिटेल्स चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन निकाल कर मेरे पास ले आओ। और फिर साथ ही व्हाइट टाइगर गिल्ड वाले जिन वू के बारे में सारी डिटेल्स निकालना शुरू कर देते हैं।
जिन्वू के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के दौरान उन्हें पता चलता है कि जिन्वू 3 इंसिडेंट्स के दौरान जिंदा बाहर निकला है, जबकि बाकी के सारे लोग मारे गए। सबसे पहले वो एक डबल लेयर वाली डंजन में फंस गया था, जहाँ से वो अकेला बचकर निकला था। दूसरा हादसा तब हुआ जब वो डांगसुक की पार्टी के साथ गया था, वहाँ पर 8 लोग मारे गए। तीसरी बार जब ये डंजन में गया तब एक बी रैंक का हंटर जिसका नाम ताइशिक था वो मारा गया और उसके साथ इनकी पार्टी के 7 और बंदे भी मारे गए, जबकि जिनवू और जिनहो दोनों ही सेकंड रेड के दौरान मिले थे। जिनहो यूजिन आर्किटेक्चर्स का मालिक है, यानी कि उनका सेकंड सन है। और मैंने ऐसी भी बहुत सारी अफवाहें सुनी है कि यूजिन आर्किटेक्चर्स वाले अपना एक गिल्ड क्रिएट करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने अपने बेटे को इस काम पर लगाया है ताकि वो उसे गिल्ड का मास्टर बना सके। जिनहो की तो समझ आती है कि उसने अपनी एक अटैक फोर्स बनाई है क्योंकि वो एक गिल्ड बनाना चाहता है, लेकिन वो सी रैंक की डंजन्स में अपने साथ ई रैंक के हंटर को क्यों लेकर जाता है, मुझे इस सवाल की समझ नहीं आ रही। लेकिन उनकी पार्टी सी रैंक की डंजन्स को बहुत ही तेजी से क्लियर कर रही है। इन सारी बातों से मुझे तो सिर्फ इतना ही पता चला है कि मुझे लगता है कि जिनवू एक रीअवेकेंड पर्सन है, यानी उसको डबल अवेकनिंग मिली है। मैनेजर जल्दी से अपना बैग उठाते हैं और बाहर की तरफ चल पड़ते हैं। असिस्टेंट उनसे कहता है आप कहाँ पर जा रहे हैं। मैनेजर उसे कहते हैं संग जिनवू एक डबल अवेकेंड पर्सन है, मुझे उसे अपने गिल्ड में लेकर आना है, हम लोग उससे मिलने के लिए जा रहे हैं। तीनों बार डंजन में बहुत सारे लोग मरे, लेकिन एक हंटर जिसे वीकेस्ट हंटर कहा जाता है वो जिंदा बाहर निकल आ गया। इसके बारे में तुम क्या कहना चाहोगे? मुझे तो यही लगता है कि उसे डबल अवेकनिंग मिली है। मुझे इस बात पर भी यकीन नहीं है कि ताइशिक को एक बी रैंक के हंटर मिस्टर सोंग ने मार दिया। हालांकि उसके पास एक बी रैंक की हीलर भी थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैजिक टाइप वाले हंटर हमेशा ही असैसिन टाइप वाले हंटर से कमजोर होते हैं। जरूर ताइशिक को जिनवू नहीं मारा होगा। चलो हम लोग उनकी डंजन्स के बाहर चलते हैं और जाकर देखते हैं आखिर जिनवू है कौन, क्या वाकई में वो एक डबल अवेकनर है या नहीं। असिस्टेंट ये बात सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है मैनेजर खुद जा रही है, इसका मतलब ये वाकई में बहुत ही हास होगा। नेक्स्ट सीन डंजन का होता है। जिनवू और जिनहो डंजन के अंदर होते हैं, जहाँ पर बीस्ट टाइप मॉन्स्टर्स होते हैं जो कि वेयरवुल्व्स की टाइप के होते हैं। जिनवू क्योंकि अब पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है, वो उनके पास से गुजरता है और अपने स्किल्स को एक्टिवेट करते हुए बिना अपने डैगर को हाथ में पकड़े ही वो उन सारे बीस्ट को मार देता है। ये भी उसका एक स्पेशल स्किल है। और इसके अलावा जिनवू के पास अब स्टेल्थ है, यानी कि ताइशिक की वो स्पेशल एबिलिटी जिससे वो अपनी प्रेजेंस को हाइड कर सकता है, गायब होकर कहीं से भी अटैक कर सकता है। जबकि जिनहो वहाँ पर माना क्रिस्टल्स को इकट्ठा कर रहा होता है और कहता है ये वाला स्किल तो मैंने इसका पहले कभी नहीं देखा, शायद ये मुझसे छुपा रहा था। ये तो दिन ब दिन स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। साथ ही जिनवू के स्टैट्स के बारे में दिखाते हैं। उसका लेवल 39 हो चुका है, जबकि उसकी स्ट्रेंथ 97 पर पहुंच चुकी है। जिनवू अपनी विंडो की तरफ देखता है और कहता है मैं तो काफी ज्यादा लेवल अप हो चुका हूँ और मुझे बहुत सारे नए स्किल्स भी मिले हैं जो कि बहुत ज्यादा मजेदार हैं। जिनवू कहता है ताइशिक से जो मुझे स्किल मिला था वो तो बहुत ज्यादा कमाल का है, उससे मैं अपनी प्रेजेंस को मुकम्मल तौर पर हाइड कर सकता हूँ और एक असैसिन की तरह अटैक कर सकता हूँ। इसके अलावा जिनवू की इन्वेंट्री में एक ड्रिंक होती है जिसकी मदद से वो अपने माना को रीजनरेट कर सकता है, माना जो कि इनकी एनर्जी की फॉर्म है। जिनवू कहता है मैं स्टेल्थ स्किल को इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे बहुत ज्यादा माना की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा माना यूज हो जाता है और मैं बहुत ज्यादा थक जाता हूँ। लेकिन वो एबिलिटी बहुत ज्यादा काम की है। और उसी वक्त फिर से एक मॉन्स्टर भागता हुआ उसकी तरफ आता है और जिनवू फिर उसको भी मार देता है। उस मॉन्स्टर को मारने के साथ ही उसके पास एक विंडो ओपन होती है जिसमें उसे कहा जाता है कि तुमने लेवल अप कर लिया है। और साथ ही एक अलार्म बजने के साथ एक और विंडो ओपन होती है जिसमें उसे कहा जाता है कि प्लेयर ने अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर ली है। जिनवू का लेवल 40 पर पहुंचते ही उसे कहा जाता है कि अब तुम अपनी जॉब को चेंज कर सकते हो, क्योंकि उसकी स्टैट्स वाली विंडो में जहां पर पहले जॉब की जगह पर नन लिखा हुआ था वहां पर अब उसे एक नई जॉब मिलने वाली है। जिनवू कहता है अब ये क्या नई चीज है, जॉब चेंज का मतलब क्या हो सकता है। जिनवू को याद आता है कि उसके स्टेटस वाली विंडो में जॉब की जगह पर नन लिखा हुआ है, यानी कि अभी उसके पास कोई भी जॉब का टाइटल नहीं है। उसी वक्त डंजन के बाहर का सीन दिखाते हैं। व्हाइट टाइगर गिल्ड के मैनेजर उनकी डंजन के बाहर जिनवू से मिलने के लिए आते हैं, लेकिन वो बाहर का मंजर देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। डंजन के सामने वो 8 लोग बैठे होते हैं, 2 लोग पार्टी कर रहे होते हैं जबकि 2 लोग ताश खेल रहे होते हैं और एक लड़का कॉल सुन रहा होता है। मैनेजर से देखकर कहते हैं क्या हम लोग किसी प्लेग्राउंड में आ गए हैं। मैनेजर उन सब से कहते हैं आहिश यहाँ पर हो क्या रहा है, तुम सब लोग डंजन के गेट के बाहर क्या कर रहे हो। वो स्कूल वाली लड़की उससे कहती है ये नो एंट्री जोन है, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम लोग हो कौन। मैनेजर उससे कहते हैं बच्ची तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है, बड़ों के काम में दखल अंदाजी मत करो। मैनेजर का असिस्टेंट भी उसे कहता है बेटा तुम घर चली जाओ, यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है। वो लड़की उनसे कहती है मैं भी एक हंटर हूँ, मुझे बच्चा समझने की भूल मत करो। मैनेजर उससे पूछते हैं क्या तुम भी इस पर्सनल अटैक फोर्स की मेंबर हो। वो लड़की उसे कहती है हाँ मैं भी इस अटैक फोर्स की मेंबर हूँ। ये सुनते ही मैनेजर सोचना शुरू कर देते हैं आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। इनकी पार्टी के सारे मेंबर तो बाहर बैठे हैं, तो डंजन के अंदर कौन है, कहीं ऐसा तो नहीं जिनवू और जिनहो दोनों ही डंजन के अंदर गए हैं। अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब जिनहो वाकई में बहुत ही टैलेंटेड है और बहुत ही पावरफुल हंटर है।
हमें इस बंदे को अपने गिल्ड में लेना ही होगा। और यही टाइगर गिल्ड के मैनेजर जिन्वू को रिक्रूट करने के लिए डंजन के बाहर आते हैं, जहाँ पर वो रेड करने के लिए गए हुए हैं। मैनेजर बाहर का सीन देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर बाकी के सारे मेंबर बैठकर पिकनिक मना रहे होते हैं। मैनेजर ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। थोड़ी ही देर के बाद संग जिनवू और जिनहो दोनों ही बाहर निकल आते हैं। जिनवू जिनहो से कहता है, तुम्हारा कल का क्या शेड्यूल है? मुझे कुछ बहुत ही जरूरी काम के लिए जाना है, इसलिए मैं कल नहीं आ सकता। इसलिए अगर कल का डंजन का कोई प्लान है तो उसे कैंसिल कर दो। जिनहो जल्दी से अपना मोबाइल निकालता है और कहता है, हाँ मैंने वैसे कल का प्लान बनाया हुआ है। मैंने 3 डंजन्स को रिजर्व किया हुआ है। अगर तुम्हें किसी अर्जेंट काम के लिए जाना है तो मैं अपनी रिजर्वेशन को कैंसिल कर देता हूँ। जिनहो से पूछता है, क्या वाकई में इसे कैंसिल करना जरूरी है? जिनहो से कहता है, हाँ कैंसिल करना लाजमी है, क्योंकि अगर 2 दिन के अंदर अंदर हम लोग उस डंजन के अंदर नहीं जाते तो 2 दिन बाद वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। जिनवू से कहता है, अच्छा ठीक है, अभी कैंसिल मत करो। उसी वक्त मैनेजर आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं, जिनवू मुझे आपसे बात करनी है। जिनवू उसे देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि वो उसे पहचानता नहीं। मैनेजर आगे बढ़ते हैं और अपना कार्ड देते हुए कहते हैं, मैं व्हाइट टाइगर गिल्ड की मैनेजमेंट टीम से हूँ। मैं यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। मैनेजर जिनवू को लेकर एक कैफे में चले जाते हैं, जहाँ पर बैठकर वो दोनों बात करते हैं। मैनेजर उसे कहते हैं, तुमने व्हाइट गिल्ड के बारे में सुना होगा। जिनवू से कहता है, हाँ मैंने सुना हुआ है, व्हाइट गिल्ड काफी ज्यादा फेमस है। मैनेजर उसे कहते हैं, मैं सीधा पॉइंट पर आता हूँ। हम व्हाइट टाइगर गिल्ड वाले तुम्हें अपने गिल्ड में लेना चाहते हैं। यूजिन आर्किटेक्चर्स वाले तुम्हें जितना भी पैसा दे रहे हैं, हम तुम्हें उसका डबल देंगे। तुम उन लोगों को छोड़कर हमारे साथ आ जाओ, और अगर तुम अपनी स्किल्स के मुताबिक बेहतरीन काम करते हो तो हम तुम्हारी सैलरी को और भी ज्यादा बढ़ा देंगे। जबकि अंदर ही अंदर वो सोच रहे होते हैं, ये तो एक बहुत बड़ी ऑफर है। मुझे लगता है कि ये जल्दी से मान जाएगा, क्योंकि ये एक ई रैंक का हंटर है। इतनी बड़ी ऑफर इससे पहले कहीं से नहीं मिली होगी। लेकिन जिनवू मैनेजर से पूछता है, पहले मुझे ये बताओ, जिस बिल्डिंग में तुम लोग रहते हो, जहाँ से तुम्हारा ऑफिस है, उस बिल्डिंग की प्राइस कितनी है? ये बात सुनते ही मैनेजर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? मैनेजर उसे कहते हैं, हम अपनी बिल्डिंग के सारे फ्लोर्स को इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन जितने फ्लोर्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं तकरीबन 50 बिलियन होगी उसकी कीमत। जिनवू से कहता है, और तुम वो सारी बिल्डिंग मेरे हवाले करना चाहते हो? मैनेजर और भी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, मुझे तुम्हारी बातों की समझ नहीं आ रही, हम तुम्हें अपनी बिल्डिंग क्यों देंगे? साथ ही मैनेजर बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं, क्योंकि जिनवू उनको बताता है कि मैं यू जिनहो के साथ इसीलिए काम करता हूँ क्योंकि वो अपनी बिल्डिंग मुझे देने वाला है, जिसकी कीमत 30 बिलियन है। और अगर तुम मुझे इसका डबल देना चाहती हो तो इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम अपनी बिल्डिंग को देने के बाद भी 10 बिलियन एक्स्ट्रा देने होंगे। मुझे नहीं लगता कि व्हाइट गिल्ड वाले तुम्हारी इस बात को मानेंगे। मैनेजर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, आखिर ये बंदा कितना ज्यादा ग्रेट हो सकता है, ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से यूजिन वाले इसको 30 बिलियन दे रहे हैं। यहाँ पे ये सिर्फ ब्लफिंग कर रहा है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वाकई में से 30 बिलियन मिल रहे हैं या फिर नहीं। जिनवू अपना मोबाइल निकालता है और मैनेजर से कहता है, अगर तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मैं तुम्हारे लिए इसको कंफर्म कर सकता हूँ। मैनेजर उसे कहते हैं, जितना तुम मांग रहे हो ये तो मेरी एबिलिटीज से बहुत ज्यादा है, मैं इतना नहीं दे सकता। अगर तुम चाहो तो मैं अपनी व्हाइट गिल्ड के हायर अप्स के साथ निगोशिएशन कर सकता हूँ। जिनवू खड़ा हो जाता है और कहता है, तो फिर हमारे दरमियान कोई भी डील नहीं हो सकती, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मैनेजर कहते हैं, मुझे लगता है शायद मैंने बहुत ज्यादा जल्दबाजी कर दी। पहले मुझे उनकी ऑफर के बारे में पता होना चाहिए था, उसके बाद मुझे अपने गिल्ड वालों से बात करनी चाहिए थी, और फिर आकर इससे बात करता। अब तो ये हमारे गिल्ड को नहीं ज्वाइन करेगा। जाने से पहले जिनवू पीछे की तरफ मुड़ता है और उसे कहता है, मुझे एक बात बताओ, तुम्हें मेरे बारे में ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली? और साथ ही जिनवू अपनी स्टेल्थ की एबिलिटी को इस्तेमाल करते हुए गायब हो जाता है और उसे कहता है, क्या तुम मेरे बैकग्राउंड चेक कर रहे थे? मैनेजर से देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। जिनवू उसी वक्त उसके चेहरे पर एक छोटा सा कट लगाता है। इसके बाद तो मैनेजर और भी ज्यादा डर जाता है। मैनेजर कहता है, ये तो वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल है, ये तो एक असैसिन टाइप हंटर है। जिनवू से कहता है, पीछे की तरफ मत घूमना। मैनेजर सोचता है, अगर ये स्टेल्थ इस्तेमाल कर सकता है और ये एक रीवेकेंड है तो इसका मतलब यूजिन आर्किटेक्चर्स वाले वाकई में से 30 बिलियन देने को तैयार हो गए होंगे। मैनेजर जिनवू से कहता है, मैं जानबूझकर तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा था। असल में हमारी मैनेजिंग कंपनी के एक बंदे ने कहा था कि एक नई पार्टी शुरू हुई है जो कि सी रैंक की डंजन्स को बहुत ही तेजी से क्लियर कर रहे हैं। उसी वजह से मैंने तुम्हारे बारे में इन्फॉर्मेशन निकाली, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। इसके अलावा एक और रीजन ये भी है कि 3 बार एक्सीडेंट्स हुए हैं डंजन्स के अंदर और तीनों बार तुम जिंदा बाहर निकले हो। अब इनको एक्सीडेंट्स नहीं माना जाता क्योंकि बहुत सारे लोग इसको एक्सीडेंट नहीं समझ रहे, और हमें शक है कि तुम्हें रीअवेकनिंग मिली है। इसी वजह से यूजिन तुम्हें अपने साथ मिलाना चाहता है क्योंकि वो अपना एक गिल्ड क्रिएट करना चाहता है। इसके अलावा मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता। जिनवू मैनेजर से पूछता है, मेरे बारे में कितने ज्यादा लोगों को पता है? मैनेजर उसे कहते हैं, सिर्फ मुझे और मेरे एक असिस्टेंट को, जो कि इस वक्त होटल के बाहर बैठा है। जिनवू सोचता है, मुझे लगता है कि सी रैंक की डंजन्स को जल्दी से क्लियर करने की वजह से मुझे नोटिस किया गया है।
जिन्वू मैनेजर से कहता है, मैं नहीं चाहता कि ज्यादा लोगों को मेरे बारे में पता चले। अगर तुम दोनों के अलावा किसी और को पता चला तो मैं इसको समझूंगा कि तुम दोनों ने ही ये सारी बात फैलाई है और इस बात की सारी जिम्मेदारी तुम दोनों पर होगी। मैनेजर उसे कहती है, वैसे तो ये सारी रिपोर्ट मुझे मैनेजर को पेश करनी थी, लेकिन मैं मरना नहीं चाहता। मैं किसी को नहीं बताऊंगा और मैं अपने असिस्टेंट को भी बहुत ही अच्छे से समझा दूंगा, वो भी किसी और को नहीं बताएगा। फिर जिन्वू उसके सामने आकर बैठ जाता है और कहता है, क्योंकि हम सी रैंक की डंजन्स को खरीद रहे हैं और क्लियर कर रहे हैं, इसलिए व्हाइट टाइगर वालों के लिए हम एक मसला बन चुके हैं। लेकिन कुछ अरसे तक हम लोग नहीं रुकने वाले, हम ऐसे ही डंजन्स को खरीद कर क्लियर करने वाले हैं। मैनेजर उसे कहता है, यही तो मसला है, तुम लोगों ने सारी डंजन्स को खरीद लिया है, हमें अपने नए हायर किए हुए बंदू को डंजन्स के अंदर ट्रेन करना है। हम उन नए बंदू को सी रैंक से ऊपर की डंजन्स में नहीं बेच सकते। जिन्वू उसे कहता है, तो फिर क्यों ना हम दोनों एक डील करें। मैनेजर उसे कहते हैं, कैसी डील। जिन्वू से कहता है, हम अपनी 3 सी रैंक की डंजन्स तुम्हें बेचेंगे, ये एक स्पेशल ऑफर है जो कि सिर्फ आज के लिए है। अगर तुम इन सी रैंक की डंजन्स को हायर नहीं करते तो अगले कुछ दिनों तक तुम्हारे लिए कोई भी और डंजन नहीं बचेगी। मैनेजर सोचते हैं, हम अपने रिक्रूटर्स को दूसरे इलाकों में जाकर ट्रेन कर सकते हैं, लेकिन वहाँ के गिल्ड्स के साथ हमारी लड़ाई हो जाएगी, इसलिए हमारे पास और कोई रास्ता नहीं इनसे डंजन खरीदने के अलावा। मैनेजर उससे पूछते हैं, हमें तुम्हें कितना पे करना होगा, तीनों डंजन्स का टोटल कितना होगा। जिन्वू मैनेजर से कहता है, तुम्हें हर एक डंजन का 300 मिलियन वॉन देना होगा। मैनेजर चिल्लाकर जिन्वू से कहते हैं, सी रैंक की डंजन के अंदर से जितने भी मैजिकल क्रिस्टल्स निकलते हैं उन सब को मिलाकर भी 200 मिलियन वॉन से ज्यादा की रकम नहीं मिलती। इस तरह तो हमारा नुकसान हो जाएगा। तुम हमसे 300 मिलियन मांग रहे हो, चलो ठीक है, ना तुम्हारी ना हमारी, हम तुम्हें 200 मिलियन वॉन देंगे। जिन्वू जल्दी से मान जाता है। मैनेजर पहले हैरान हो जाता है, आहिर इतनी जल्दी मान कैसे गया। साथ ही जिन्वू मैनेजर के साथ हाथ मिलाता है और कहता है, तो हमारी डील हो गई, 3 सी रैंक की डंजन हम तुम्हें देंगे, तुम्हें हमें 600 मिलियन वॉन देने हैं, जल्दी से मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। साथ ही जिन्वू अपने पास एक पोशन निकालता है और कहता है, ये मेरी तरफ से एक गिफ्ट है, अपना मुंह खोलो। मैनेजर अपना मुंह खोलता है, वो उस पोशन को उसके मुंह में डाल देता है। जैसे ही वो उसके मुंह में जाता है उसके चेहरे पर लगा हुआ कट बढ़ जाता है। ये देखकर मैनेजर और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, अब आखिर ये कौन सी एबिलिटी है। मैनेजर जिन्वू से कहता है, तुमने मुझे अपनी स्टेल्थ के स्किल्स दिखाए और फिर अपनी हीलिंग एबिलिटीज भी दिखाई, क्या मैं समझूं कि तुम्हें मुझ पर भरोसा है। जिन्वू से कहता है, हाँ मुझे तुम पर भरोसा है, मुझे पता है कि तुम किसी को भी इस बारे में नहीं बताओगे। फिर जिन्वू वहाँ से चला जाता है। मैनेजर का असिस्टेंट भागता हुआ उनके पास आता है और कहता है, अभी मैंने एक लाइट देखी, वो क्या थी, क्या जिन्वू के साथ निगोशिएशन अच्छी नहीं रही। मैनेजर अपने असिस्टेंट से कहते हैं, मुझे लगता है कि हमने ऐसा स्ट्रॉन्ग बंदा पहले कभी नहीं देखा होगा। बाहर जाते ही जिन्वू को कॉल करता है और कहता है, जैसा तुमने कहा था 600 मिलियन अकाउंट में आ चुके हैं, वैसे तुमने वो कैंसल गेट्स किसको बेच दिए। जिन्वू से कहता है, ये एक सीक्रेट है। नेक्स्ट सीन फिर से व्हाइट गिल्ड के ऑफिस का होता है। असिस्टेंट भागता हुआ मैनेजर के पास आता है और कहता है, मैनेजर मेरी बात सुने, हमारे एरिया में 3 सी रैंक के गेट्स की बिडिंग हो रही थी और एक डंजन सिर्फ 10 मिलियन की बिक रही है और आप एक डंजन के 200 मिलियन देकर आ गए हैं। जिन्वू की पार्टी ने आज के लिए कोई भी गेट खरीदा ही नहीं हुआ, उन्होंने अपनी रिजर्वेशन को कैंसिल कर दिया था। मैनेजर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और कहते हैं, मैं जिन्वू को अपनी टीम में भी नहीं ले सका और उसने मुझे लूट भी लिया और उसने बिना किसी डर के ये सब कुछ कर दिया। उसने मुझे इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया बिना इस बात के डर के कि मैं सबको उसके बारे में बता दूंगा। उसी वक्त मैनेजर के मोबाइल पर एक मैसेज आता है जो कि जिन्वू की तरफ से होता है। जिन्वू मैनेजर से कहता है, इसके बाद हमारा हिसाब क्लियर हो जाएगा, तुम किसी को मेरे बारे में कुछ भी नहीं बताओगे। मैनेजर कहते हैं, मुझे नहीं लगा था कि ये मुझे मैसेज करेगा, क्या उसने सिर्फ मेरे कार्ड को एक बार देखकर मेरा मोबाइल नंबर याद कर लिया। चलो कोई बात नहीं, हमारे पास कम से कम उसका नंबर तो आ गया, क्योंकि उसे हम अपने व्हाइट टाइगर गिल्ड में हायर करना चाहते हैं। हमारे गिल्ड के लिए इतनी ज्यादा रकम कोई मायने नहीं रखती, लेकिन इतनी ज्यादा रकम देने की वजह से मैं काफी मुश्किल में पड़ सकता हूँ। नेक्स्ट सीन अगले दिन का होता है। जिन्वू एक जंगल की तरफ जाता है, जहाँ पर जाकर वो अपने जॉब चेंज वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करता है, जिससे एक डंजन ओपन होती है। जिन्वू उस गेट से अंदर दाखिल हो जाता है और कहता है, पता नहीं ये जॉब चेंज क्या है, मुझे तो कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है। इस बार उसके सामने जो डंजन ओपन होती है वो नॉर्मल से बहुत ज्यादा अलग होती है। जिन्वू कहता है, पता नहीं इसके अंदर कौन से मॉन्स्टर्स होंगे। जिन्वू जैसे ही अंदर जाता है तो अंदर नाइट्स होते हैं जिनके हाथ में तलवारें होती हैं, वो उन पर अटैक करता है, जबकि वो नाइट्स भी उस पर अटैक करते हैं। जिन्वू को नाइट्स के साथ फाइट करने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही होती है, क्योंकि ये आम मॉन्स्टर्स की तरह नहीं है, क्योंकि इंसानों की तरह है और उसके अलावा उनके बॉडी आर्मर बहुत ज्यादा टफ है, जिसकी वजह से जिन्वू की हिट्स उस पर असर नहीं कर रही। जिन्वू कहता है, देखने में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा, लेकिन इसका आर्मर इतना ज्यादा मोटा है कि मेरा हंजर इसके आर पार नहीं जा रहा। साथ में ये बहुत ज्यादा भारी है, इसलिए इसके मूवमेंट्स बहुत ज्यादा स्लो हैं और इसके अटैक्स के पीछे ज्यादा फोर्स भी नहीं है। इसका गुड पॉइंट सिर्फ इसका डिफेंस है। जिन्वू कहता है, इंस्टेंट डंजन के अंदर मैंने एक बड़े सांप के साथ फाइट की थी, जिसके स्केल्स इतने ज्यादा हार्ड थे कि मेरी तलवार उसकी बॉडी में नहीं घुस सकती थी। तब मैंने अपने हाथों की स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करते हुए उसको मार डाला था।
मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर भी अपनी स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करना होगा। जिन्वू जंप करते हुए उसके ऊपर चला जाता है और उसके हेलमेट को अपने हाथों से पकड़कर खींचकर 2 टुकड़े कर देता है। साथ ही उसके पास विंडो ओपन होती है कि तुमने एक नाइट को मार डाला है। जिन्वू कहता है ये तो एक मॉन्स्टर भी नहीं है, ये तो एक डॉल टाइप मॉन्स्टर है, पता नहीं इसको यहाँ पर किसने भेजा है। अगर इस तरह के 2-4 और मॉन्स्टर्स निकल आए तो मुझे काफी ज्यादा मुश्किल होने वाली है। जिन्वू अपने पास एक मिसाल चलाता है और आगे चल पड़ता है और कहता है मेरे पास एक लुमिनस स्टोन नहीं है, टॉर्च की वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा अंधेरा है। इस डंजन के अंदर भी वही रूल है जैसा कि इंस्टेंट डंजन के अंदर था, जब तक मैं बॉस को नहीं मार देता तब तक मैं यहाँ से नहीं निकल पाऊंगा। इसलिए मुझे अपनी माना की एनर्जी को बचा कर रखना होगा। मेरी स्टेल्थ और वाइटल स्ट्राइक वाले मूव दोनों ही बहुत ज्यादा माना की एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, उनमें बहुत ज्यादा माना खर्च हो जाता है। अगर मुझे पहले से पता होता कि मुझे यहाँ पर आना है तो मैं अपने माना के पॉइंट्स को पहले ही बढ़ा लेता। मुझे इस डंजन की डिफिकल्टी लेवल के बारे में नहीं पता, मेरे पास कोई भी हीलर नहीं है और ना ही मैं इस डंजन में से वापस जा सकता हूँ। ये डंजन तो बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली है। पता नहीं इस डंजन को क्लियर करने में कितने ज्यादा घंटे लगेंगे या फिर कितने ज्यादा दिन लगेंगे और मेरे पास कोई भी हीलिंग एबिलिटी नहीं है। ये तो वाकई में बहुत ही बुरा हो। चेंज की एक क्वेस्ट दी जाती है जिसे पूरा करने के लिए वो एक इंस्टेंट डंजन के अंदर जाता है जहाँ पर उसका सामना पपेट्स वाले नाइट्स के साथ होता है। जिन्वू कहता है मुझे तो लगा था शायद घंटों में ये क्लियर हो जाएगी, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर तो मुझे 1 हफ्ता भी लग सकता है। साथ ही जिन्वू को याद आता है कि मैंने अपनी डेली क्वेस्ट पूरी नहीं की। अगर मैंने अपनी डेली क्वेस्ट को पूरा नहीं किया तो फिर से मुझे रेगिस्तान में पेनाल्टी के तौर पर भेज दिया जाएगा, जहाँ पर वो बड़ा सा सेंटीपीड मॉन्स्टर मुझे खा जाएगा। ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मुझे जल्दी से अपनी जॉब ढूंढनी होगी और यहाँ से निकलना होगा। लेकिन साथ ही जिन्वू कहता है अगर मुझे पेनाल्टी मिलती है और मुझे रेगिस्तान में भेजा जाता है तो क्या पता मैं उस सेंटीपीड मॉन्स्टर को भी हरा सकूं। लास्ट टाइम तो मैं सिर्फ डरकर उससे भाग रहा था। जैसे ही वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है उसके सामने और भी बहुत सारे नाइट्स निकल आते हैं। जिन्वू अपनी मिसाल को नीचे फेंक देता है और आगे बढ़कर उस नाइट को जोरदार पंच मारता है। उसी के साथ एक और नाइट भी निकल आता है। जिन्वू उन दोनों को मार देता है। वहीं पर एक नाइट साइड पर खड़ा होता है। जिन्वू ऊपर की तरफ जंप करते हुए अपने घुटने से उसके सर को पिचका देता है और उसी के साथ खड़े चौथे वाले नाइट्स पर जंप करते हुए उसकी गर्दन को अपने बाजू में पकड़ लेता है और दबाते हुए उसके सर को तोड़ देता है। और उसी के साथ उसके पास विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है कि तुमने 3 नाइट्स को मार दिया है। जिन्वू उनमें से एक नाइट के पास बैठता है तो उसके पास उसे एक आइटम मिलती है। जिन्वू कहता है इनमें से ज्यादातर के पास इस तरह की आइटम्स नहीं निकल रही। उसके पास विंडो में बताया जाता है कि उसे एक पैसों की बड़ी थैली मिली है और साथ में उसे एक चेस्ट आर्मर मिला है। चेस्ट आर्मर के बारे में बताया जाता है कि अगर तुम्हारी स्ट्रेंथ 80 से कम है तो इससे तुम्हारी स्पीड कम हो सकती है। जिन्वू इस चेस्ट आर्मर को पहन लेता है और उसके हाथ में वो बैग होता है जिसके अंदर पैसे हैं। जिन्वू जैसे ही उस छोटी थैली को खोलता है तो उसे बताया जाता है कि तुमने अपने लेदर पाउच को खोल लिया है, उसके अंदर 30,000 गोल्ड है। उसी वक्त जिन्वू को कुछ महसूस होता है जैसे कोई उस पर अटैक करने वाला है। जिन्वू अपने हंजर को ऊपर की तरफ मारता है जो कि अंदर धंस जाता है। उसके सामने एक नाइट होता है जो कि उसी की तरह का एक मूव इस्तेमाल कर रहा होता है जैसे कि जिन्वू और ताइशिक स्टेल्थ मूव इस्तेमाल करते थे। और साथ ही विंडो ओपन होती है और जिन्वू से कहा जाता है कि तुमने एक नाइट को मार दिया है। जिन्वू से देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है यहाँ के मॉन्स्टर तो स्टेल्थ स्किल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी वक्त पीछे से एक नाइट आता है जो कि मैजिक स्किल्स को इस्तेमाल करते हुए जिन्वू पर फायरबॉल अटैक करता है। जिन्वू कहता है स्टेल्थ वाला स्किल ताइशिक का था जबकि मैजिक वाला स्किल डांगसुक के साथी ग्यूवान का था। आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, कहीं सब कुछ रिपीट तो नहीं हो रहा। जिन्वू कहता है ये डंजन तो वाकई में बहुत ज्यादा हास है। अब जहाँ पर बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के एनिमी हैं, तो मुझे बहुत सारे स्टैट्स को इस्तेमाल करना होगा। अपने डिफरेंट स्किल्स को इस्तेमाल करते हुए हर एक को हराना होगा। नाइट्स के लिए अपनी स्ट्रेंथ इस्तेमाल करना होगी, स्टेल्थ के लिए अपनी सेंस को इस्तेमाल करना होगा, मैजिक के लिए वाइटैलिटी को इस्तेमाल करना होगा। जिन्वू कहता है मुझे इनके साथ फाइट भी करनी है और अपने माना को भी बचा कर रखना है क्योंकि अभी मुझे बॉस के साथ भी फाइट करनी है। अगर मैं अपनी सारी स्ट्रेंथ को यहीं पर जाया कर दूंगा तो मैं आगे जाकर क्या करूंगा। मेरा फटीग लेवल भी बढ़ता जा रहा है और मेरे पास कोई हीलिंग एबिलिटी भी नहीं है। जिन्वू उन सारे नाइट्स के साथ फाइट करते हुए बहुत ज्यादा थक जाता है और कहता है जितनी ज्यादा ये लंबी फाइट चलेगी उतना ज्यादा मैं थकता जाऊंगा, मेरा स्टेमिना खत्म हो रहा है। जिन्वू वहीं पर बैठ जाता है और कहता है मुझे कुछ देर के लिए अपनी आंखों को बंद कर बैठना होगा ताकि मेरा फटीग लेवल कम हो सके। लेकिन उसी वक्त एक तीर अंदाज उस पर अटैक करता है। जिन्वू जल्दी से उस तीर को पकड़ लेता है और कहता है ये लोग तो मुझे आराम से बैठने भी नहीं दे रहे। जिन्वू फिर से उठकर खड़ा हो जाता है और फाइट करना शुरू कर देता है। उन सारे नाइट्स को मारने के साथ साथ उसे बहुत सारी आइटम्स भी मिलती जाती हैं, जिनमें उसे एक वाटर बॉटल भी मिलती है। वो पानी पीना शुरू कर देता है। साथ में उसे गोल्ड की एक और थैली मिलती है। जैसे वो उस थैली को खोलता है उस थैली के अंदर से 20,000 गोल्ड निकलते हैं। जिन्वू उन सारे नाइट्स को मारने के बाद कहता है मैं तो काफी ज्यादा लेवल अप हो चुका हूँ। और साथ ही उसके पास बहुत सारे आर्मर्स भी होते हैं जिसमें उसने बाजुओं का आर्मर होता है, पाँव का आर्मर होता है, जबकि एक तीर अंदाज के ग्लव्स और एक मैजिशियन की रिंग भी मिलती है। जिन्वू कहता है मेरी थकान भी कम हो चुकी है, अब मुझे आगे चलना होगा। फिर जिन्वू चलते हुए एक बड़े से दरवाजे के सामने जाकर रुकता है। जिन्वू कहता है चाहे मैं बहुत ज्यादा लेवल अप हो चुका हूँ लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस दरवाजे के पीछे जो भी मॉन्स्टर है मैं उसे हरा सकता हूँ।
जिन्हों उस बड़े से दरवाजे को खोलता है और अंदर चला जाता है और कहता है यहीं पर बॉस है, मुझे उससे फाइट करना है। जिन्हों जैसे ही अंदर जाता है मिसाइलें जलना शुरू हो जाती है। सामने एक किंग की कुर्सी पड़ी होती है, लेकिन उस पर कोई भी किंग नहीं बैठा होता, जबकि किंग के थ्रोन के साइड से एक बड़ा सा नाइट निकलता है। जिन्हों कहता है मुझे बिल्कुल वैसा ही महसूस हो रहा है जैसा मुझे डबल लेयर डंजन में महसूस हुआ था। वहीं पर सामने एक रेड कलर के आर्मर में एक बड़ा सा नाइट आकर खड़ा हो जाता है। जिन्हों कहता है मुझे लगता है ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी इसी से निकल रही है। उस बड़े से नाइट के ऊपर उसका नाम लिखा होता है जो कि डार्क रेड कलर में होता है। उसका नाम होता है ब्लड रेड कमांडर इग्रिस। जिन्हों कहता है इसका नाम तो डार्क रेड कलर में है, इसका मतलब ये बाकी सबसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्या मुझे इसी नाइट से फाइट करना है जो कि एक एम्प्टी थ्रोन की हिफाजत कर रहा है। इग्रिस आगे बढ़ता है और अपनी बड़ी सी तलवार को घुमाते हुए जिन्हों पर अटैक करता है। जिन्हों जल्दी से नीचे बैठ जाता है। इग्रिस की तलवार जैसे ही उसके ऊपर से घूमती है पीछे एक बड़ा सा पिलर होता है जो कि टुकड़े टुकड़े हो जाता है। जिन्हों कहता है इसने इतनी आसानी से एक पिलर को तोड़ दिया, इसकी स्ट्रेंथ तो बहुत ज्यादा है। जिन्हों भी अपने डैगर को निकाल लेता है और उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन उसका डैगर उसकी स्किन के अंदर नहीं जाता क्योंकि इग्रिस का आर्मर बहुत ज्यादा पावरफुल है। कमांडर इग्रिस फिर से अपनी तलवार से जिन्हों पर अटैक करता है। जिन्हों जल्दी से पीछे की तरफ जंप करते हुए उसके अटैक को डॉज करता है। जिन्हों जल्दी से उसके पीछे की तरफ आ जाता है और कहता है आर्मर के बारे में कहा गया था कि अगर आपकी स्ट्रेंथ 80 से कम है तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी। मुझे लगता है कि इसकी स्ट्रेंथ 80 से बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से इसकी स्पीड कम नहीं हो रही, वरना इसके आर्मर की वजह से इसकी स्पीड कम होना चाहिए थी। मेरा डैगर इसकी आर्मर के अंदर नहीं जा रहा, इसका मतलब इसका आर्मर भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। मुझे नहीं लगता कि मैं इसको हरा पाऊंगा। मैंने जितना सोचा था ये तो उससे भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। जिन्हों साथ ही अपने डैगर को वापस अपनी इन्वेंट्री में रख लेता है। कहता है अगर मेरा डैगर इसके सामने बेकार है तो फिर मुझे अपनी स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करना होगा। मेरे पास अपने हाथों को इस्तेमाल करने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं। इग्रिस जैसे ही जिन्हों की तरफ देखता है कि उसने अपने हंजर को रख दिया है, इग्रिस भी अपनी तलवार को दूर रख देता है और साथ ही अपने कंधों से अपने रोप को भी उतार देता है और फाइट के लिए रेडी हो जाता है। जिन्हों कहता है क्या ये मेरी नकल कर रहा है, ये तो मुझे बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहा। जिन्हों भी फाइट करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। इग्रिस जल्दी से आगे की तरफ बढ़ता है और स्पीड के साथ जिन्हों के पेट में मुक्का मारता है और साथ ही अपनी पावर को इस्तेमाल करते हुए जिन्हों को पीछे दीवार के साथ पटक देता है। जिन्हों अभी यही सोच रहा होता है कि इसके एक ही पॉइंट से मेरी हालत बुरी हो गई है। उसी वक्त इग्रिस फिर से आगे बढ़ता है और उस पर पंच मारता है। जिन्हों जल्दी से अपने बाजू को आगे की तरफ करते हुए उसके पंच को ब्लॉक करता है और पीछे की दीवार टूट जाती है, जिससे एक जोरदार धमाका होता है। जिन्हों जल्दी से निकलकर पीछे की तरफ आ जाता है। जिन्हों कहता है हालांकि मैंने अपने बाजू को सामने करते हुए उसके पंच को ब्लॉक किया था, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी HP 500% तक गिर गई है। अगर मेरे पास कोई बॉडी आर्मर नहीं है तो इसका मतलब मैं इसके सामने फाइट में नहीं बच पाऊंगा। ये तो अपनी तलवार के बिना ही बहुत ज्यादा पावरफुल है। इस तरह के मॉन्स्टर के सामने मेरा तो फाइट करने का कोई चांस ही नहीं है। जिन्हों साथ ही अपने स्पीड के स्किल को एक्टिवेट करता है और कहता है अगर मेरी स्ट्रेंथ इससे कम है तो क्या हुआ, मेरे पास स्पीड तो है। जिन्हों स्पीड के साथ उसकी तरफ जाता है और उसे पंच मारता है, लेकिन साथ ही इग्रिस उसके ऊपर से उसे कोहनी मारता है। जिन्हों जल्दी से अपने हाथ को ऊपर की तरफ करते हुए उसकी कोहनी के अटैक को ब्लॉक करता है और फिर साथ ही दोनों में पंचेस की बरसात होनी शुरू हो जाती है और वो दोनों बड़ी स्पीड के साथ एक दूसरे को पंचेस मारते हैं। लेकिन पंचेस की इस फाइट में जिन्हों हार जाता है क्योंकि उसकी स्पीड कम होती है। जिन्हों को एक बहुत ही क्रिटिकल हिट लगती है जिसकी वजह से उसकी हेल्थ 30% से कम आ जाती है। जिन्हों नीचे की तरफ गिर रहा होता है और कहता है मुझे अभी भी गिव अप नहीं करना, मुझे लेवल अप करना है। वो नीचे गिरने से पहले ही इग्रिस के चेहरे पर किक मारता है, लेकिन इग्रिस उसके पाँव को पकड़ लेता है और अपने दूसरे हाथ की मदद से जिन्हों के पेट में पंच मारता है, जिससे जिन्हों दूर जाकर दीवार के साथ गिरता है और वो जहाँ जाकर दीवार के साथ गिरता है वहीं नीचे थ्रोन पड़ा होता है। जिन्हों ऊपर से नीचे गिरते हुए सीधा आकर उस कुर्सी पर बैठ जाता है। जिन्हों बहुत ज्यादा जख्मी होता है। जिन्हों क्योंकि बहुत ज्यादा जख्मी होता है वो उस थ्रोन के ऊपर अपनी गर्दन लटका कर बैठा होता है। इग्रिस जल्दी से उसके सर पर आकर खड़ा हो जाता है और अपने हाथ का इशारा करते हुए अपनी तलवार को अपने पास बुला लेता है और साथ ही जिन्हों की गर्दन को काटने के लिए अपनी तलवार को उसकी गर्दन पर चलाता है। लेकिन जिन्हों अपने हाथ पर आर्मर इस्तेमाल करता है और उसकी तलवार को पकड़ लेता है और साथ ही अपने दूसरे हाथ में अपने हंजर को बाहर निकाल लेता है और अपने हंजर को घुमाते हुए सीधे इग्रिस की आंख में दे मारता है। इग्रिस थोड़ी देर के लिए अपना फाइटिंग कंट्रोल खो देता है। जिन्हों जल्दी से उठकर खड़ा हो जाता है और उसको कमर से अपने बाजू में पकड़ लेता है और उसे धक्का देते हुए पीछे की तरफ नीचे गिरा देता है। इग्रिस अपनी आंख में लगे हुए जिन्हों के डैगर को अपने हाथ से निकाल लेता है। जिन्हों कहता है ये डैगर मेरा है, मैं किसी को नहीं दूंगा, मुझे इससे अपने डैगर को वापस लेना होगा। जिन्हों कहता है अगर वो अपनी तलवार को अपने पास बुला सकता है तो मैं भी अपने डैगर को बुला सकता हूँ। जिन्हों अपने हाथ का इशारा करता है तो उसका डैगर उसके हाथ में आ जाता है। फिर जिन्हों आगे बढ़कर अपने डैगर को उसकी गर्दन के नीचे मारता है जहाँ पर उसका वीक पॉइंट होता है। जिन्हों का डैगर उसकी गर्दन के नीचे से अंदर घुस जाता है।
जिन्हों अपने वाइटल स्ट्राइक स्किल को इस्तेमाल करता है जो कि सिर्फ डैगर पर इस्तेमाल हो सकता है, जिससे उसकी स्ट्राइक की पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जिन्हों अपना पूरा जोर लगा देता है और अपने डैगर को उसकी गर्दन के नीचे से पूरी तरह अंदर घुसा देता है, जिससे वो मर जाता है। रेड कमांडर इग्रिस के मरते ही एक विंडो ओपन होती है जिसमें उसे बताया जाता है कि तुमने इग्रिस को मार दिया है और साथ ही उसे 2 बार लेवल अप कहा जाता है। जिन्वू जो कि जख्मी भी होता है और बहुत ज्यादा थका होता है, वो कहता है क्या वाकई में मैं जीत चुका हूँ। जिन्वू कहता है आज तो मैं मौत के बहुत ज्यादा करीब था, ना तो मेरे पास एबिलिटी है, ना ही एक्सपीरियंस और ना ही इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ कि मैं बड़े मॉन्स्टर्स का सामना कर सकूं। मुझे लगता है कि शायद मेरी किस्मत अच्छी है जो मैं आज जीत गया। अगर मैंने कोई भी छोटी सी मिस्टेक की होती तो मैं मर चुका होता। रेड कमांडर इग्रिस के मरने के बाद उसे बहुत सारी आइटम्स मिलती है। जिन्वू आगे बढ़ के उन आइटम्स को कलेक्ट करता है। जिन्वू को टोटल 4 आइटम्स मिलती है जिनमें एक हार्ट स्टोन होता है, इसके अलावा एक बैग होता है जिसमें गोल्ड्स होते हैं, एक उसको इग्रिस का हेलमेट मिलता है और साथ में उसे एक स्पेशल रैलिक मिलता है जिसका नाम डिनोमिनेटर टच है जो कि एक स्किल एबिलिटी है। जिन्वू सबसे पहले अपने लेदर पाउच को ओपन करता है जिसके अंदर से उसे 1,50,000 गोल्ड मिलते हैं, जिसे देखकर जिन्वू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है पहले मेरे पास इतने गोल्ड थे, ये मिलने के बाद तो डबल हो गए हैं। फिर वो इग्रिस के हेलमेट की तरफ देखता है जो कि एक एस रैंक की आइटम है। जिन्वू जल्दी से उस हेलमेट को पहन लेता है और कहता है इसके स्टैट्स तो बहुत ज्यादा अच्छे हैं। हेलमेट को पहनने की वजह से जिन्वू के पास जितनी भी स्ट्रेंथ होगी उसमें 20 पॉइंट्स ऐड हो जाएंगे। फिर जिन्वू स्पेशल स्किल वाले रैली को हाथ में पकड़ता है और कहता है पता नहीं इसके अंदर से मुझे कौन सा स्किल मिलेगा। जबकि चौथे नंबर पर उसके हाथ में एक हार्ट स्टोन होता है। जिन्वू कहता है इन्होंने मुझे हार्ट स्टोन क्यों दिया है, मैं बॉस के रूम में हूँ, मुझे लगता है शायद मैंने बॉस को मारा है। अगर मुझे एक हार्ट स्टोन मिल चुका है तो इसका मतलब ये है कि ये डंजन का बॉस नहीं था, अभी डंजन का बॉस बाकी है। हार्ट स्टोन एक ऐसी आइटम है जिसको तोड़ने से जिन्वू फौरी तौर पर डंजन से बाहर जा सकता है। जिन्वू रेड कमांडर इग्रिस को हरा देता है। उसको हराने पर उसे बहुत सारी चीजें मिलती हैं। इग्रिस को मारने पर जिन्वू को हार्ट स्टोन मिलता है जिसकी मदद से वो वापस जा सकता है। जिन्वू कहता है मुझे हार्ट स्टोन क्यों दिया गया है, इसका मतलब तो ये हुआ कि अभी इस डंजन के बॉस को नहीं मारा गया। उसी वक्त जिन्वू के इर्द गिर्द पोर्टल्स ओपन होना शुरू हो जाते हैं। जिन्वू ये देखकर हैरान हो जाता है। जिन्वू के पास विंडो ओपन होती है जिसमें से कहा जाता है कि जॉब चेंज की क्वेस्ट अब शुरू होने वाली है। जिन्वू कहता है मुझे लगा ही था कि यहाँ पर एंड नहीं होने वाला, इस डंजन का बॉस अभी जिंदा है। साथ ही जिन्वू के पास एक टाइमर ओपन होता है और एक विंडो में उसे कहा जाता है जितना ज्यादा तुम इस डंजन के अंदर रुकोगे उतने ज्यादा तुम्हारे पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे और जितने ज्यादा तुम्हारे पास पॉइंट्स होंगे उतनी अच्छी तुम्हें जॉब मिलेगी। यहाँ पर जॉब का मतलब है हंटर क्लास, जैसे कि जूही एक हीलर है जबकि मिस्टर सॉन्ग एक मैजिशियन है। उसी तरह अब जिन्वू को भी एक जॉब मिलने वाली है, यानी एक क्लास मिलने वाली है। साथ ही उस विंडो पर टाइम चलना शुरू हो जाता है जिसके ऊपर जिन्वू के लिए गुड लक भी लिखा होता है। जैसे ही टाइमर स्टार्ट होता है उन पोर्टल्स के अंदर से नाइट्स निकलना शुरू हो जाती हैं, वही नाइट्स जिनका पहले उसने सामना किया था। जिन्वू कहता है इग्रिस के साथ फाइट करने की वजह से मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, मैं इनके साथ फाइट तो कर सकता हूँ लेकिन अगर ये सारे भी इग्रिस की तरह पावरफुल हुए तो मैं तो गया। जिन्वू कहता है यहाँ पर हर सेकंड का मतलब है, जितने ज्यादा सेकंड्स में यहाँ पर रुकूंगा उतने ज्यादा मुझे पॉइंट्स मिलेंगे और उतनी अच्छी मुझे क्लास मिलेगी। साथ ही जिन्वू अपने स्टेल्थ के स्किल को एक्टिवेट करता है और कहता है इसके लिए मुझे 200 माना की जरूरत है और मेरे पास टोटल 390 माना है। अगर मैं अपने स्किल को इस्तेमाल कर लेता हूँ तो मेरे पास सिर्फ 190 माना रह जाएंगे। अपनी स्टेल्थ को बनाए रखने के लिए मुझे हर सेकंड के लिए 1 माना की जरूरत है। इसका मतलब मैं अपनी स्टेल्थ को 3 मिनट तक बनाए रख सकता हूँ। मुझे बस 3 मिनट तक चुप कर रहना है जिससे मुझे बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे और मुझे एक अच्छी क्लास मिल जाएगी। वो सारे नाइट्स में उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं क्योंकि जिन्वू गायब हो चुका होता है। जिन्वू वहाँ पर मौजूद कुछ मैजिशियंस की तरफ देखता है जो कि अपने मैजिकल स्किल्स को इस्तेमाल करते हुए जिन्वू को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं और थोड़ी ही देर के बाद वो मैजिशियन जिन्वू को ढूंढ लेते हैं। जैसे ही वो जिन्वू को ढूंढ लेते हैं बाकी के सारे नाइट्स आगे बढ़ते हैं और जिन्वू पर अटैक करते हैं। जिन्वू जल्दी से उनके अटैक्स को डॉज करते हुए उन नाइट्स पर अटैक करता है। उन नाइट्स पर अटैक करने के बाद जिन्वू अपने ब्लड लस्ट स्किल को एक्टिवेट करता है। जिन्वू के स्पेशल स्किल की वजह से सारे नाइट्स की पावर 50% तक कम हो जाती है, वो भी 1 मिनट के लिए। जिन्वू कहता है मेरे स्किल के लिए मुझे 100 माना की जरूरत है, मुझे दूसरा चांस नहीं मिलेगा क्योंकि मेरे पास सिर्फ 90 माना रह गए हैं। साथ ही जिन्वू नाइट्स पर अटैक करना शुरू कर देता है और कहता है 1 मिनट के अंदर मैं जितने नाइट्स को मार सकता हूँ मुझे उतने को मारना होगा। लेकिन क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे नाइट्स होते हैं इसलिए जिन्वू उन सबको नहीं संभाल पाता। वो नाइट्स भी उस पर अटैक करते हैं। जिन्वू की एचपी बहुत ज्यादा कम हो जाती है जो कि 1036 पर आ जाती है। जिन्वू कहता है इन पोर्टल्स में से ये नाइट्स आते जा रहे हैं, जितने नाइट्स को मैं मारता हूँ उतने ज्यादा और निकल आते हैं। जिन्वू कहता है मैंने इस सब को बहुत ही लाइटली लिया, मैंने अपने स्टेल्थ मोड को जल्दी एक्टिवेट कर लिया, अब मेरे पास जरा भी माना नहीं बचा, अब मैं अपने किसी भी स्पेशल स्किल को एक्टिवेट नहीं कर पाऊंगा। क्या मुझे हार्ट स्टोन को इस्तेमाल करते हुए इस डंजन से बाहर चले जाना चाहिए? मुझे नहीं पता कि जॉब मिलने के बाद मुझे कौन से स्किल्स मिलेंगे, लेकिन एक बात का मुझे पता है कि मैं इन सारे नाइट्स का सामना नहीं कर सकता, ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है।
साथ ही वो अपनी टाइम विंडो की तरफ देखता है। वो कहता है 5 मिनट हो चुके हैं, इसका मतलब मुझे काफी सारे पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन मैं इनका सामना नहीं कर सकता, मुझे यहाँ जल्दी से निकलना होगा। वो अपने हार्ट स्टोन को हाथ में पकड़ता है और वहाँ से निकलने के लिए रेडी होता है, लेकिन उसी वक्त एक नाइट अपने हथौड़े से उस पर अटैक करता है, जिसकी वजह से उसका हार्ट स्टोन नीचे गिर जाता है। साथ ही जिन्नू भी काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है और जमीन पर गिर जाता है। वो नाइट्स उसे मारने के लिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। जिन्नू फिर से उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है, अब तो मैं वापस भी नहीं जा सकता, मैं यहाँ पर नहीं मर सकता, मुझे इन सब से फाइट करना होगी। जिन्नू जल्दी से ऊपर की तरफ जंप करता है और उन नाइट से फाइट करना शुरू कर देता है। जिन्नू कहता है, मुझे पता है कि सबसे वीकेस्ट हंटर होना कैसा होता है, मुझे इस दुख का एहसास है, क्योंकि मैंने काफी अरसे तक जो लोगों की बातें सुनी है, लोग कहते थे कि मैं सबसे कमजोर तरीन हंटर हूँ। साथ साथ जिन्नू उन सारे नाइट्स को मारता जा रहा होता है और साथ साथ अपनी स्टोरी भी बता रहा होता है। जिन्नू पहले दिन की बात भी बताता है, जहाँ पर मिस्टर किम और मिस्टर बैक दोनों बातें कर रहे होते हैं। मिस्टर किम मिस्टर बैक को बता रहे होते हैं कि ये दुनिया का सबसे कमजोर तरीन हंटर है, क्योंकि ये ई रैंक की हंटर के अंदर भी जाता है तो जख्मी होकर बाहर आता है। और सारे लोग किस तरह जिन्नू पर हंसा करते थे कि वो कमजोर हंटर है। साथ ही जिन्नू अपनी ब्रेन के अंदर चला जाता है, जहाँ पर जूही और मिस्टर सॉन्ग उसके पास बैठे होते हैं। जूही उसे कहती है, जिन्नू तुमने बहुत ही अच्छा किया, अब तुम्हें कुछ आराम करना होगा। मिस्टर सॉन्ग से कह रहे होते हैं, तुमने बहुत ही अच्छा किया है, अब तुम्हें रेस्ट भी करनी है, तुम इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते। उसी वक्त जिन्नू के ब्रेन में एक और जिन्नू आता है और उसे कहता है, ये सारी तुम्हारी गलती है, तुम्हें हमेशा से स्ट्रॉन्ग बनना था, लेकिन तुम हमेशा खतरों के सामने चले जाते हो। मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए इतना ही काफी है कि तुम एक ई रैंक के हंटर हुआ करते थे, जो कि बहुत ज्यादा कमजोर थे, और अब तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो चुके हो। जिन्नू जल्दी से पीछे की तरफ घूमता है और उसकी तरफ देखता है, तो दूसरा जिन्नू हमारा पहले वाला जिन्नू होता है, जो कि पहले बहुत ही कमजोर और छोटा हुआ करता था। जिन्नू उसकी तरफ देखता और कहता है, क्या ये वाकई में मैं था? दूसरा जिन्नू भी उसकी तरफ देखता और कहता है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि हम दोनों सेम हुआ करते थे। अब तुम्हारा कद काफी बड़ा हो चुका है और तुम्हारी बॉडी पर मसल्स आ चुके हैं, तुम तो दिखने में भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगते हो। लेकिन साथ ही छोटा जिन्नू हंसते हुए से कहता है, सिर्फ तुम्हारी बॉडी चेंज हुई है, लेकिन अंदर से तुम अभी भी वही कमजोर जिन्नू हो। तुमने एक बार फिर से खुद को ऐसी सिचुएशन में डाल दिया है जहाँ पर मौत तुम्हारे सामने खड़ी है और तुम्हारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं। साथ ही एक नाइट जिन्नू पर अटैक करता है। जिन्नू जल्दी से उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए उस नाइट को मार देता है। छोटा जिन्नू से कहता है, तुम अब भी वही ई रैंक के हंटर हो, इससे ज्यादा तुम और कुछ भी नहीं हासिल कर पाए। जिन्नू से कहता है, तुम अपनी बकवास बंद करो, और साथ ही वो एक नाइट को पंच मारता है। अब क्योंकि जिन्नू काफी ज्यादा वीक हो चुका है, इसलिए उस नाइट पर उसका कोई भी असर नहीं होता। वो नाइट जिन्नू पर अटैक करता है, वो उसे एक तरफ से पंच मारता है और दूसरे हाथ से उसके सर को पकड़ते हुए जमीन में नीचे दबा देता है। छोटा जिन्नू उससे कहता है, स्ट्रॉन्ग बनने के लिए तुम्हारा रास्ता भी बहुत ज्यादा लंबा है, तुम्हें बहुत सारे लोगों की बलि देनी होगी, अपने फ्रेंड्स और फैमिली को छोड़ना होगा, तभी जाके तुम एब्सोल्यूट पावर को हासिल कर सकते हो। जिन्नू जमीन पर जख्मी हालत में पड़ा होता है और एक नाइट अपनी तलवार से उस पर अटैक करने वाला होता है। जिन्नू कहता है, बिल्कुल वही सीन है जैसा कि उस डबल लेयर डंजन में था, लेकिन उस दिन इसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं। उसी वक्त जिन्नू के पास डेली क्वेस्ट की विंडो ओपन होती है, जिसमें नीचे उसका टाइमर चल रहा होता है और उसे कहा जाता है कि तुमने अपनी डेली क्वेस्ट को पूरा नहीं किया, तुम्हारा टाइम खत्म होने वाला है, इसलिए तुम्हें पेनल्टी दी जाएगी। और साथ ही उसका टाइमर 8, 6, 5 यहाँ तक पहुँच जाता है। छोटा जिन्नू बड़े जिन्नू से कहता है, मैंने सुना है कि किस्मत भी एक स्किल है जो कि हर किसी के पास नहीं होती। तुम्हारी किस्मत ये नहीं चाहती कि तुम यहाँ पर मर जाओ, तुम्हें एक और मौका मिलने वाला है। और साथ ही वो नाइट जिन्नू पर अटैक करता है। उसी वक्त जिन्नू का टाइमर ऑफ हो जाता है। उस नाइट की तलवार जिन्नू पर लगने से पहले ही जिन्नू के पास विंडो ओपन होती है और कहा जाता है कि तुमने अपनी डेली क्वेस्ट को पूरा नहीं किया, इसलिए पेनल्टी के तौर पर तुम्हें दूसरी जगह पर भेजा जा रहा है। जैसे ही उस नाइट की तलवार ग्राउंड पर टच करती है, जिन्नू नीचे से गायब हो जाता है। नेक्स्ट सीन उसी डेजर्ट का होता है जहाँ पर जिन्नू पहली बार पेनल्टी के तौर पर गया था 4th एपिसोड में। जिन्नू उस बड़े से डेजर्ट में बैठा होता है और कहता है, ये तो पेनल्टी जोन है। जिन्नू कहता है, हाँ मुझे याद आ रहा है कि मैंने आज अपनी डेली क्वेस्ट को पूरा नहीं किया, लेकिन चलो आज डेली क्वेस्ट की वजह से आज पेनल्टी जोन में आने से मेरी जान बच गई। जिन्नू हंसते हुए कहता है, इसकी टाइमिंग तो बहुत ज्यादा परफेक्ट है, मुझे नहीं लगा था कि मैं वहाँ से जिंदा बाहर निकल पाऊंगा। जिन्नू कहता है, शायद उस क्वेस्ट ने मुझे इसीलिए कहा था गुड लक, क्योंकि उसे पता था कि ये क्वेस्ट बहुत ज्यादा हार्ड होने वाली है, या फिर उन्होंने मुझे गुड लक कहा था ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स इकट्ठे कर सकूं और मेरी हौसला अफजाई हो। लक या जो भी हो, अभी के लिए मैं वहाँ से जिंदा आ चुका हूँ। ऐसा पहली बार हुआ है कि मेरा फटीग लेवल 90 से ऊपर गया है। जिन्नू अपने पास स्टोर ओपन करता है और अपने गोल्ड के बदले में कुछ पोशंस खरीदता है जिससे वो अपनी फटीग को कम कर सकता है। जिन्नू उनमें से कुछ पोशंस को खरीद कर पी लेता है और कहता है, इससे मेरी फटीग तो कम हो जाएगी, लेकिन मेरी हेल्थ रिस्टोर नहीं हो रही।
इसका मतलब ये पोशंस हेल्थ पर काम नहीं करते। जिनवू कहता है पता नहीं डंजन के अंदर का क्या हिसाब है, लेकिन मुझे लगता है कि यह पेनल्टी जोन में मैं मॉन्स्टर्स को मारकर लेवल अप हो सकता हूँ, जिससे मेरी एचपी बढ़ेगी और मेरी हेल्थ रिस्टोर हो सकती है। साथ ही जिनवू सामने रेत की तरफ देखता है तो रेत में से वही सेंटीपीड मॉन्स्टर्स निकल रहे होते हैं। जिनवू कहता है मेरा सवाल अभी भी यही है, क्या यहाँ के मॉन्स्टर्स को मारने पर मैं लेवल अप होऊंगा या नहीं। और साथ ही उसके सामने बड़े बड़े सेंटीपीड मॉन्स्टर्स निकल आते हैं। जिनवू अपना डैगर निकाल लेता है और उन सेंटीपीड मॉन्स्टर्स को मारना शुरू कर देता है। क्योंकि ये सेंटीपीड मॉन्स्टर इतने ज्यादा पावरफुल नहीं है, जिनवू की पावर उनसे ज्यादा है। अगले 4 घंटे तक जिनवू को इसी जगह पर रहना है और इन सारे मॉन्स्टर्स के दरमियान अपने आप को जिंदा रखना है। 4 घंटे के बाद उसकी पेनल्टी कंप्लीट हो जाएगी और वो वापस उसी डंजन में चला जाएगा जहाँ से यहाँ पर आया है। नेक्स्ट सीन जिनवू के अपार्टमेंट का होता है। वहाँ पर रात होती है। जिनवू की बहन जीना उठती है और कहती है कितनी रात हो गई है, मेरा भाई अभी तक घर क्यों नहीं आया, कहीं वो फिर से लेट नाइट काम तो नहीं कर रहा। मैंने उसको बताया था कि सुबह हमारे स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग है और उसे मेरे साथ स्कूल जाना है। पता नहीं उसे याद भी होगा या नहीं। उम्मीद करती हूँ वो टाइम पर स्कूल जाने के लिए आ जाए। नेक्स्ट सीन फिर से पेनल्टी जोन का होता है। जिनवू के पास विंडो ओपन होती है जिसमें से बताया जाता है कि तुम्हारे पास 15 मिनट रह गए हैं। जिनवू अभी भी उन मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है। जिनवू अपने डैगर के वाइटल स्ट्राइक को इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे सेंटीपीड मॉन्स्टर्स को मार देता है, जिसकी वजह से उसे बार बार लेवल अप कहा जा रहा होता है। जिनवू कहता है मैंने बिल्कुल ठीक सोचा था, पेनल्टी जोन के मॉन्स्टर्स को मारने पर भी मैं लेवल अप हो रहा हूँ। लेवल अप होने से मेरी हेल्थ बढ़ रही है, जबकि मैं अपने बाकी के स्टैट्स को पोशंस की मदद से पूरा कर सकता हूँ, क्योंकि मैं अपने स्टोर को इस्तेमाल कर सकता हूँ, वहाँ से चीजें खरीद सकता हूँ। जिनवू कहता है मेरे पास सिर्फ 3 मिनट बचे हैं, मेरी पेनल्टी क्वेस्ट खत्म होने वाली है, मैं वापस उसी डंजन में चला जाऊंगा। मेरे पास 3 मिनट है अपने आप को तैयार करने के। वो अपना डैगर निकालता है और कहता है मेरे पास रासा का डैगर है, लेकिन ये उन नाइट्स के सामने बिल्कुल बेकार है, मुझे एक अच्छा वेपन लेना होगा। जिनवू जल्दी से अपने स्टोर को ओपन करता है और कहता है मुझे इसमें देखना होगा कोई ऐसा वेपन जो कि नाइट्स के आर्मर के अंदर घुस जाए। वेपन्स की लिस्ट में सबसे नीचे 2,80,000 गोल्ड में उसे एक नाइट किलर डैगर मिलता है। जिनवू जल्दी से उस डैगर को खरीद लेता है और कहता है ये है तो थोड़ा महंगा, लेकिन ये काम का है। जिनवू उस डैगर को हाथ में पकड़ लेता है और कहता है इसके साथ अब मेरी फाइट बहुत ज्यादा डिफरेंट होने वाली है। साथ ही जिनवू अपने स्टोर से एक बैंडेज खरीदता है और उस वेपन को अपने हाथ में बांध लेता है। जिनवू कहता है इग्रिस के साथ फाइट के दौरान मैंने अपने डैगर को खो दिया था, मैं नहीं चाहता कि नाइट्स के साथ फाइट के दौरान भी मेरा डैगर मेरे हाथ से छूट जाए। साथ ही जिनवू इग्रिस के पास से मिलने वाले उस स्पेशल स्किल वाले रून को निकालता है जिसका नाम डोमिनेटेड टच होता है। जिनवू कहता है पता नहीं इससे मुझे कौन सा स्किल मिलेगा। लास्ट टाइम मुझे ट्राइशिक से इसी तरह का एक रैलिक मिला था, उसको तोड़ने पर मुझे स्टेल्थ मिली थी, पता नहीं इसको तोड़ने पर मुझे कौन सी स्पेशल एबिलिटी मिलेगी। जिनवू जल्दी से उस रैलिक को तोड़ देता है। साथ ही उसके पास विंडो ओपन होती है और कहा जाता है कि तुमने डोमिनेटेड टच को सीख लिया है। ये एक ऐसा स्किल है जिसके लिए उसे माना की एनर्जी की जरूरत नहीं, एक ऐसी एबिलिटी जिसकी मदद से वो किसी भी चीज को बिना टच किए अपने पास बुला सकता है। उसी वक्त जिनवू को याद आता है कि इग्रिस ने अपनी तलवार को बिना उसे टच किए अपने हाथ में वापस बुलाया था। जिनवू जल्दी से अपने पास पड़ी हुई एक सेंटीपीड की लाश को अपने हाथ से हिलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कहा जाता है कि तुम्हारे पास अभी इतनी ज्यादा पावर नहीं है, तुम इतनी बड़ी आइटम को नहीं हिला सकते। और साथ ही पेनल्टी क्वेस्ट का टाइम खत्म होना शुरू हो जाता है। जिनवू कहता है अब मैं बस इतनी ही तैयारी कर सकता हूँ, मुझे अब फाइट करना होगी। और फिर उसकी पेनल्टी क्वेस्ट खत्म हो जाती है और वो वापस उसी डंजन में आ जाता है। उसके सामने नाइट्स की एक पूरी आर्मी खड़ी होती है। जिनवू कहता है कुछ ही घंटों में ये तो बहुत ज्यादा हो गए हैं। और यहीं पर हमारी एपिसोड 20 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर